बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान और इन एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारे रूही के रिपोर्टर सलमान ज़मीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। सलमान से हम बात करेंगे इनकी बीट से रिलेटेड। इस टाइम जो है वासा के हवाले से क्या क्या हो रहा है, मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और इसके साथ साथ कारपोरेशन के हवाले से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जो है वासा के हवाले से बात कर लेते हैं। इस टाइम जो वासा है वो खुद मुख्तारी की तरफ गामजन है, इस हवाले से बताइएगा सलमान। वासा जो है जी इस वक्त अपना उसने टैरिफ जो है वो बढ़ा दिया, क्योंकि 2004 में वासा का जो ओल्ड टैरिफ था उसके अंदर कोई तकरीबन 3 मरले के घर के 200 रुपए नॉमिनल चार्जेस थे माहाना। उसके बाद 8 मरले की कैटेगरी, फिर 11 मरले की कैटेगरी, उसका 15 मरला और फिर कनाल। तो इस कैटेगरीज के हिसाब से इन्होंने अपने टैरिफ्स जो थे वो डिवाइड किए हुए थे 2004 से। सही। मगर अब जब हमारे वजीर आला साहब मोहसिन नकवी साहब की गवर्नमेंट आई निगरान, इन्होंने एक बिल पास किया। बिल पास करने के बाद वासा का जो टैरिफ था वो रिवाइज कर दिया गया, और वो रिवाइज होने के बाद उनका जो टैरिफ था वो बढ़ गया, और बढ़ने के बाद जो बिल है उसके अंदर इजाफा कर दिया गया, और इजाफा होने से इनका ऑटोमेटिकली जो रेवेन्यू जनरेशन है अब उसमें भी इजाफा हो गया। अब इस वक्त वासा का जो इस अगस्त से लेकर जो कि दिसंबर तक का टर्नओवर है रिकवरी का, वो कोई तकरीबन 15-20 करोड़ से अबव गया है पर मंथ। तो जो रिकॉर्ड रिकवरी इन्होंने दिसंबर में की, उसके बारे में वासा से जब मेरी बात हुई तो डिप्टी डायरेक्टर रिकवरी वासा मजीद साहब ने मुझे बताया कि हम 15 करोड़ से अबव जा चुके हैं। सही। तो दरमियान के अंदर वासा को थोड़ी सी मुश्किलात भी थी कि बिजली के बिल्स की तरफ से ना इन्हें बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी कि इनके बिल्स जो थे वो अरबों में चले गए थे, और ये अब उन्हें उतार नहीं पा रहे थे। तो उन्हें उतारने के लिए अब जाहिर सी बात है कि रिकवरी कम है और इनके अखराजात ज्यादा थे, तो जो ही टैरिफ इंक्रीज हुआ तो उससे एक ये चीज हो गई कि इनकी रिकवरी उतारना इन्हें आसान हो गया। इसके साथ साथ वासा ने अब एक सूरज म्यानी के ऊपर अपना एक प्लांट जो है वो सोलराइज कर दिया गया, और ये एक बिल्कुल नया इनिशिएटिव है जनूबी पंजाब के लिए कि उन्होंने पूरा प्लांट जो है वो सोलर पे चला रहे हैं, जिससे इन्हें और बिजली की बचत होगी, बिल में और बचत आ जाएगी। तो अभी वासा जो है वो इसी तरीके से काम कर रहा है कि तमाम अपने जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता करके सोलर पे ले आए और रिकवरी को इसी तरीके से इंक्रीज करता रहे। अच्छा, वासा की तरफ से हमेशा ये होता था ना कि स्टाफ के हवाले से बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती थी, तो स्टाफ के हवाले से क्या चल रहा है? स्टाफ के हवाले से ये था कि इनकी भर्तियां नहीं हुई, इन्हें अभी भर्तियों का थोड़ा सा मुश्किलात जो है वो इनका सामना करना पड़ रहा है। अब वासा जो है वो नए सिरे से जो है वो अब भर्तियां करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अब नई गवर्नमेंट आएगी तो ही कुछ खुलेगा सब कुछ। सब कुछ पे, हर चीज पे तो बैन लगाया हुआ है इलेक्शन कमीशन ने, तो भर्तियों की वजह से ना ये थोड़ा सा मसला कर रहा था, इन्हें मसला पेश आ रहा था। इसके साथ साथ इन्होंने डेली वेजेस के ऊपर भी बंदे रखे हुए थे। सही। मगर उसके ऊपर भी अब इलेक्शन कमीशन ने बैन कर दिया कि आप डेली वेजेस पे भी बंदे नहीं रख सकते, जिस वजह से अभी थोड़ी सी इन्हें मुश्किलात है टीम की तरफ से। मगर यह है कि अब क्रैकडाउन्स के हवाले से अगर मैं बताऊं वासा की, तो वासा ने अपने क्रैकडाउन्स के अंदर भी इंक्रीज कर दिया कि जो नादहिंदगान है, बिल नहीं भरते, उनके खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन्स बड़ी स्पीडली वो कर रहे हैं। और उनके साथ साथ इन्होंने अब 15 टीमें जो हैं वो तश्कील दी हैं जो पूरे मुल्तान के अंदर फैली हुई हैं, और जो वासा का बिल नहीं भरता है उनके खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है। सही हो गया। अच्छा जी, और इसके साथ साथ मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से भी बात कर लेते हैं। इसकी नाकिस कारकर्दगी चल रही है, क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि वेस्ट मैनेजमेंट का मसाइल ही रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में मैं यही कहूंगा कि वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसके पास अभी रिसोर्सेज कम थे, उनके पास मशीनरी जो थी वो बहुत पुरानी थी, और दूसरी बात यह है कि वेस्ट मैनेजमेंट जो है ये अभी खुद मुख्तार नहीं हुआ। हाँ। ये अभी डिपेंडेंट है गवर्नमेंट की एड्स पर, और मुस्तहिक अफराद जो है वो इसमें कुछ अपना हिस्सा डाल देते हैं। जैसे इनके बोर्ड अब इन्होंने बनाया है, जिसके बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट साहब हैं, मियां राशिद इकबाल साहब। तो उन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, उन्होंने नई मशीनरी का वादा किया है इनसे। अब बोर्ड क्योंकि इनका तश्कील दे दिया गया है,
तो बोर्ड के हवाले से अब ये होगा कि इनके जो मामला थे, जो मसले मसाइल थे, वो अब आसान हो जाएंगे। और वेस्ट मैनेजमेंट के मैं आपको सबसे बड़ी एक मसला ये बताऊं कि हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट का अमला है वो सिर्फ और सिर्फ 2-2.5 हजार बंदों पर मोहित है। ठीक है। जबकि आपका मुल्तान बहुत बड़ा है, इसमें कम से कम 6 से 7 हजार बंदे होने चाहिए। लाहौर जैसे शहर के अंदर जो है वो इस वक्त तकरीबन कोई 1.25 लाख के करीब वेस्ट मैनेजमेंट का अमला काम कर रहा है। अगर आप उसके हिसाब से अगर रेशो निकालें मुल्तान की तो बहुत ही ज्यादा छोटी है। तो वेस्ट मैनेजमेंट का एक अमले का उन्हें मसला दरपेश है, जिस वजह से उनकी कारकर्दगी के ऊपर थोड़ा सा सवालिया निशान आ जाता है। और साथ साथ एक और ये चीज है कि हमारा जो वेस्ट है वो रोजाना की बेस के ऊपर आता है। अब सुबह उठा के जाएंगे तो दोपहर तक और वेस्ट आ जाएगा, फिर शाम को उठा के जाएंगे रात तक और वेस्ट आ जाएगा। तो और कुछ थोड़ा सा मसला हमारे अपने जो लोग हैं उनके साथ भी है कि वेस्ट मैनेजमेंट ने एक पॉइंट्स बनाए हुए हैं। अब हमें बीइंग अ शहरी और बीइंग अ सिटीजन हमें ये चाहिए कि हम उन पॉइंट्स के ऊपर जाके वेस्ट को फेंकें। अब हमारा काम क्या होता है कि घर के बाहर ही निकले, कोने के ऊपर ही गंद डाल दिया। अब उससे क्या होगा, देखा देखी और लोगों ने भी डालना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद हम कोसेंगे किसको, वेस्ट मैनेजमेंट उठाता नहीं है। भाई वेस्ट मैनेजमेंट ने आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप पॉइंट्स पे जाके डंप करें उन्हें, ताकि वो वहीं से ही मशीनरी के थ्रू वो अपने डंप यार्ड दे जाए उन्हें। अच्छा, ये वाकई हमारे यहाँ ये थोड़े से मसले हैं कि हम लोग सफाई के हवाले से हम सफाई तो पसंद करते हैं कि सफाई होनी चाहिए, लेकिन हम लोग गंद फैलाने में भी खुद ही सबसे आगे आगे होते हैं। अच्छा, फिर हमने बहुत सारे, मैं ड्राइव करते हुए देख रही हूँ कि लोगों को बिल्कुल इस हवाले से नहीं होता कि खाया पिया उठाया और बाहर फेंक दिया। मतलब आप लोगों के में बिल्कुल इतनी नहीं होती कि चले आपने थोड़ी देर के लिए कहीं इस तरह का पॉइंट आ जाए जहाँ डस्टबिन में आप जो है इजीली उसको जो है वो आप फेंक सकते हैं, लेकिन सड़क पे फेंकना मेरे ख्याल में हम लोग बड़ा फख्र समझते हैं कि चलें खाया पिया और फेंक दिया। फिर हम कहते हैं हमारा प्यारा मुल्क है जी, हमने इसको साफ सुथरा रखना है। इसी तरह हम जब भी बाहर निकलते हैं, सम टाइम हम तो नॉर्दर्न एरियाज में भी जाते हैं, वहाँ पर भी देखते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग खुद ही गंदगी फैला रहे होते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में वाकई हर बंदे की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने, जिस तरह आप अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, इसी तरह आप अपने गली मोहल्लों को भी साफ रखें, सड़कों को भी साफ रखें, ताकि मसाइल भी जो है वो कम हो सकें। इसी तरह से जितने हम गंद फैलाते हैं उसी तरीके से बीमारियां भी हमारे ऊपर उसी तरीके से अटैक करती हैं। बिल्कुल आप बजा फरमा रही हैं आसमा। अब एक छोटे सा हमारे जो बायलॉज है ना, वो बायलॉज हमारे सही नहीं है। हमारे यहाँ पर कुछ एक मैकेनिज्म होना चाहिए, जिस तरह बाहर मुल्कों के अंदर लॉ बड़ा मजबूत है, हमारे यहाँ पर इस हवाले से लॉ नहीं है। अगर हमारे यहाँ पर अगर अमेंडमेंट्स कर दी जाए और फाइन लगा दिए जाए, कैमराज, अब माशाल्लाह अब टेक्नोलॉजी की तरफ हम जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट को अगर चाहिए कि थोड़ा सा अब कैमरास जो है वो इंक्रीज करके मॉनिटरिंग कर ले। आप पुलिस को देखें, पुलिस सर्वेलेंस जो है वो इस वक्त मॉनिटर हो रही है, तमाम थानों के अंदर जो है वो कैमरास लगे हुए हैं। अगर हम अपने चौक चौराहों पर भी गवर्नमेंट अगर कैमरा इंस्टॉल करे और उन लोगों के खिलाफ, क्योंकि देखें अगर कोई मसला होता है फौरी तौर पे जियो फेंसिंग और फेस डिटेक्शन से ये बंदे के पास तो पहुंच जाते हैं। अगर थोड़ी सी ही हमें इसमें मेहनत कर दी जाए गवर्नमेंट के साथ मिलकर, तो हम इस चीज को लॉ के दायरे में ला सकते हैं कि लोग जो है वो अपना गंद जो है वो उसी तरह की से वेस्ट बिन में ही डालेंगे। अगर उन्हें पता है कि अगर हम पकड़े गए तो हमें हैवी फाइन होगा, हैवी जुर्माने होंगे। खैर ये तो बड़ा मुश्किल कहते हैं ना, तो तमाम लोग जो हैं वो इसके तरफ आएंगे कब, ये तो बस अल्लाह ही जाने। इसके साथ साथ कारपोरेशन के हवाले से भी बात कर लेते हैं। तजावुज़ात ख़त्म करने में जो है वो नाकाम है, इस हवाले से बताइएगा, क्योंकि ये तो बहुत पुराना इशू चल रहा है कि तजावुज़ात के हवाले से हम लोग कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि तजावुज़ात के हवाले से काम होता है, फ़ौरन एक्शन होता है, लेकिन उसके बाद फिर लोग उसी तरीके से जो है वो अपने डेरे जमा के बैठे हुए होते हैं। इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि कारपोरेशन जो है वो कार्रवाइयां तो करता है मगर जुर्माने करके वापस छोड़ देता है। और जुर्माने करके वापस छोड़ने में ये होता है कि वो आते हैं, नॉमिनल जुर्माना होता है 2000-3000 पर कार्ड, हैंड कार्ड जो होती हैं। अब इनका वो जुर्माना पे किया, जुर्माना पे करके वो वापस रोड पर आ गया। हुकूमत को चाहिए कि या तो एक काम करे कि इन्हें बहुत हैवी किस्म के जुर्माने करें और साथ सजाएं भी दे। ठीक है, सजा नहीं है, सजा जजा का जब तक आप तयन नहीं करेंगे ना, कोई भी काम नहीं हो सकता। कारपोरेशन कार्रवाइयां करे, उसके बाद वो दोबारा वापस आ जाए। ये कारपोरेशन की अपनी नाअहली है कि आप उनको जो जब्त किया हुआ माल है वो वापस देते क्यों हैं।
मैं कई बार कारपोरेशन के अमलों से यही मेरी डिस्कशन होती है कि आप जब्त किया हुआ माल वापस दें ही ना उन्हें, ताकि उन्हें अकल आए कि यार अगर हमने रोड पर आ गए खुदा न खास्ता तो हमारा जो हैंड कार्ट है या हमारी रेडी है या कुछ भी है वो हमारी जब्त कर ली जाएगी और जब्त हो गई तो वापस नहीं मिलेगी। अब जब ये चीज नहीं होगी तो लोग क्या करेंगे, एक नॉमिनल सा जुर्माना पे करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। फिर दूसरा एक और चीज ये भी देखने में आई है कि कारपोरेशन का जो अमला है वो खुद भी लगवा देता है कि लाइक कोई मंथली ले ली किसी ने कुछ, ये भी चीजें देखने में जिसके खिलाफ कारपोरेशन ने एक्शंस भी लिए हैं। मगर अब जो है वो कारपोरेशन ने 3 टीमें तश्कील दी हैं और 3 टीमें तश्कील देने के बाद 24 घंटे जो है वो ये कहते हैं कि जी हम तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं, मगर वो सच नजर नहीं आता। जबकि एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था मोहसिन नकवी साहब ने कि जी मुल्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वापस बहाल किया जाए, क्योंकि वो मुल्तान अक्सर व बेशतर आते रहते हैं और अचानक दौरे उनके जो होते हैं वो ये करते हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हमें एक ऐसा वजीर आला मिला है जो कि मुल्तान के बारे में खास तौर पे सोच रहा है, क्योंकि आज से पहले तो किसी ने मुल्तान के बारे में नहीं सोचा। ऐसे ही है जी। इन पे मजीद भी जानेंगे, नाज़रीन अभी अपने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी अब्दुल रहमान मलिक साहब, जो कि वर्ल्ड फेमस जो हैं वो नक्काश हैं, काशीगर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अब्दुल रहमान साहब को सब जानते ही होंगे, माशाल्लाह से इनकी ब्लू पोट्री के हवाले से इनके बहुत सारे काम हैं जी। पूरे मुल्क में क्या पाकिस्तान से बाहर भी जो है इनके काम को सराहा जाता है। तो आज हम इस पे भी बात करेंगे, इनके काम से रिलेटेड भी, और इसके साथ साथ हमारा जो है फूड फेस्टिवल होने जा रहा है जनाब, कल से स्टार्ट होगा और उसमें जो है ये शामिल होंगे। इनसे जानेंगे कि ये अपने काम से रिलेटेड फूड फेस्टिवल में क्या करने जा रहे हैं। तो सर सबसे पहले तो फूड फेस्टिवल के हवाले से बात कर लेते हैं ना, क्या कहेंगे इस बारे में? जी बड़ा अच्छा है कि सराकी ला सकते हैं ना। सराकी बिल्कुल ला सकते ते वो मुल्तान विच या इन सारे खिते वसेब विच जेह्ड़े सारे रवायती खाने हैं हुण उंदे वास्ते बहुत अच्छा फेस्टिवल किया वेंदा पे सराकी के हवाले नाल, खिते के हवाले नाल। ते उंदे विच सारा पूरा शोबा क्राफ्ट बाजार जिंदे विच सारे दस्तकार मौजूद हो सन, यानी कालीन की खड्डी तो ला के कुम्हार तक मौजूद हो सी जेरा उत्था बह के काम ही करे सी। असां यानी दुए चीज़ां लिखेंदे पे, एक तो फूड थी गई, रवायती खाने थी वे सन अंदरून शहर दे वसेब दे, उनके बाद पूरे मुल्तान दे जेरे आर्ट ते फनून हैं वो भी उत्थे डिस्प्ले हो सन और आर्टिजन एट वर्क हो सी। सही, उस सिलसिले मैं भी एज ए दस्तकार नकाश हूँ शरीक थी सा इंशाल्लाह। अच्छा, आजकल क्या एक्टिविटीज थी निबंधन में? आजकल इस तरह है कि ये नकाशी दा फानी चलता पे, उहदे च असां मुख्तलिफ बिल्डिंग करेंदे पे, मसाजिद करेंदे पे। उन्हीं मैं कल लाहौर हम पंजाब आर्ट कौंसल की तरफों एक आई फंक्शन जिन्हें पूरे पाकिस्तान पूरे पंजाब तो आर्टिजन आया हैं और उतना आर्टिजन एट वर्क है तो बहुत अच्छा रहे। यानी एक छत के तले बहुत सारे पंजाब के सारे वसेब के दस्तकार और इस तरह वल यूनिवर्सिटियां पे पूरे पंजाब के स्टूडेंट्स फाइन आर्ट के, तो एक अच्छा एक रिलेशन थे कि असां उन्हें बच्चे नाल वर्कशॉपा कितन थे वो किते बहुत आला। अच्छा, ये दसो कि आर्ट के हवाले नाल जिवें असां गल करने कि उन तरीके नाल इतना आर्ट को प्रमोट नहीं किया वेंदा, हुण क्या सूरत हाल देते हो? आर्ट को जिंदा रखने वास्ते क्या चीज़ां जरूरी हैं इन पे? देखो, आर्ट एक ऐसा शोबा है, इको प्रमोट वास्ते बहुत ज़रूरी है कि इनके ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस के वर्कशॉपा थी वन, जेरे सारे लोकल फनून हैं नहीं वसेब के फनून हैं उन पूरी दुनिया दे विच असां वेने बहुत ज़रूरी है कि असां स्कूल कॉलेज इनके अवेयरनेस वर्कशॉपा दूँ, यूनिवर्सिटीज़ दूँ, तो वल नवी नस्ल भी इंदे वाला अगर ना देसूँ तो वल ऐसा ऐसा असां वेस्टर्न आर्ट पढ़ते पे हैं, वेस्टर्न चीज़ां वाल वेंदे पे हैं, वल असां अपने जेरे वसेब या रोई दे रंग इन भूल बस। अच्छा, क्योंकि जितना तानी भी नहीं भी है जो असां गाल करने के जदीद ज़माना थी ना वेंदा पे वो हवाले नाल तो नहीं समझदो कि नौजवान च इंटरेस्ट है कि वो ई तरफ आवन और सीखन? देखो जी, मैं तुर्की डिठे, उज़्बेकिस्तान डिठे, पाको डिठे,
या यूरोप विच मैरिड थे, उन्होंने अपने जितने फनून है ना उनको यूनिवर्सिटी एज ए कोर्स का हिस्सा बना के राइज कर दिते। अच्छा नवी नस्ल इंदे वाल आंदी पई उन्होंने इत्थे की सौखी में करना पोसी नवी नस्ल गिन के आने वास्ते, क्योंकि ये आर्ट ते क्राफ्ट तुसा एक्सपोर्ट करके ज़र मुबादला कमा सकते हो। देखो हम एक मिट्टी की प्याली सारी इतना बंदी है, हाली तक बहुत वजनी है। तुर्की ने को जनाब को लाइट वेट कर दे, असा हाली भी 1200 फ़ारेनहाइट से पकेने हैं। उन्होंने मिट्टी को रिफाइंड करके इतना अच्छा कर दे, रंग इतने अच्छे कर दे कि वो 750 550 ते भी मेल्ट थी वेंदी पक वेंदी, यानी एनर्जी सेव करनी पौसी। दूजा जब तक यूनिवर्सिटी सारे नाल मिल के काम ना करे सन ता असा आर्टिस्ट हैं, असा नवे तो नवा डिजाइन तो बना गए सूं, जरा उनका मटीरियल है उको रिफाइंड करना ते उको बेहतर करना बहुत जरूरी है। वो करे सूं तो तुसा देखो सारे एक्सपोर्ट ही बस लोग भी वाला सन। सही तुसा खुद अकेडमी बनाई हुई है, बालां दा रुझान दे दो कि तरफ है सारे तो अकेडमी दे हाल होंदे कि सारे को जरा आंदा सब कुछ सिखेने या कोई प्रोजेक्ट असा शुरू करने मसाजिद दे सारे नाल नवे बाल अटैच थी ना ते जेरे वेले प्रोजेक्ट 6-8 महीने मुकदे ते वो बेसिक सीख चुका होंदे, 2-3 प्रोजेक्ट के बाद वो अच्छा कारीगरी बन वेंदे। ये सारी एक तरीका है पे बालों कम सिखावांदा। अच्छा क्योंकि सारी गल है ना हुण इतनी महंगाई के दौर सारे याद हैं कि ये चीज़ां जो है ना काफ़ी एक्सपेंसिव थी वनन, जिन वजह तो करके कि लोग जो है ना अपने होंदे कि अच्छा यार असा रोटी कमाऊं या वाल ई तरफ रुझान दो जी वाकई तरीका। और लोग जड़ा है वो इन कम को इतना तक कोई अगर कोई कम करेंदा भी है तो उनके कम को इतना प्रमोट ही नहीं किया वेंदा ना, लोग इतना कोई खरीदना पसंद करें नहीं। खरीदारी जहाँ तक ताल्लुक है लोग वापस आते थे, लोग हम चाहन कि असा वो एंटीक पीस हम जिमें असा टेलीफोन ते पुराने टेलीफोन ते नकाशी करें कैमल लैंप्स लोग वापस आते पे। हालांकि जदीद लैंप्स आए लेकिन लोग चाहना रवायती लैंप हो, यानी लोग वापस आते पे। हूँ कारीगर कहने ये बड़ा मसला है, नवी नस्ल नहीं आती पई। इंदे वास्ते बहुत जरूरी है कि जिमें तो साथ में अकेडमीज होने चाहिए। अस पर्सनल कितना कर सकते हैं अपने कैपेसिटी, उनके वास्ते बहुत जरूरी है कि आर्ट कौंसल जिमें मुल्तान आर्ट कौंसल है इन्हें भी क्लासें शुरू की हैं, बहुत अच्छा अमल है। तो इन तरह के सिलसिले जारी रहा आर्ट को जितना प्रमोट करे सो उतना ही ताकू भी फायदा थी सी, मुल्क को भी फायदा थी सी। लेकिन सारे हाँ थोड़ी बदकिस्मती है कि आर्टिस्टां को कहीं भी प्रमोट ही नहीं किया वेंदा ते आर्टिस्टां दा हाल भी बहुत ज्यादा क्योंकि हुकूमत की तरफों तो उन तरीके नाल कोई तवज्जो नहीं दी वेंदी। मैं जाती तौर से समझदा कि इंदे विच सारे आर्टिजन दस्तकारां दे भी कोतायां असा कोई नवी चीज सीखना भी नहीं चाहते। और मैं जेरे वेले पाकिस्तान तो बाहर वेना कोई 32 मुल्कों च बन चुका, मैं उथा डिठे कि उथा के लोग सीखना भी चाहना, अपने आर्ट को अच्छा भी करना चाहना। सही ते जेरे वेले तुसा देखो हुन एक तुआरा कमरा है उहदे मसलन मेरा एक लैंप है पुरानी शेप है 20 साल 15 साल 8 साल, जब तक मैं नवी शेप बना के नवी कलर स्कीम बना के ताकू पेश ना करे जरूरी लैंप क्या ना गिन सो। अच्छा ये बहुत जरूरी है कि असा उहदे तब्दीली गिनाऊं, उहदे कोई चीज़ा ऐसे बनाऊं कि तुसा मुतवज्जो थी वो कि भाई एक लैंप ते ब्या भी रखा। तो इन तरह जेरे वेले यानी दस्तकारां दी एक होता है कि उको बेहतरी वास्ते। अच्छा दूजी शय बहुत अहम होंदी है कि जेरा तुआरा कस्टमर आया खड़े जेरा आर्ट लवर आया खड़े तारे को शय गिना तुसा उनके मुताबिक शय तैयार करो, ना कि जो तैयार पई है वो चाह दो, कस्टमाइज बनाओ। जेरे ले तुसा इवें करे सो वाल तुसा देखसो लोग इन वाल वापस आ सो। अच्छा तुसा अपना फन जड़ा है अग तारे बच्चे भी ट्रांसफर किते या नहीं? मेरा माशाल्लाह बेटा है मलिक आशिक नकाश, मुंदा मैं बाबे वाला ना रखे। अच्छा वो भी सीखदा पे सही है। और उनके अलावा मेरे दुनिया स्टूडेंट हैं हुन असा इंशाल्लाह ऑनलाइन भी क्लासां शुरू करेंदे पे हैं। सही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी च असा वेने जिवें ग्लासगो यूनिवर्सिटी यूके गए हैं या चाइना दे यूनिवर्सिटीज गए हैं या अमेरिका दे यूनिवर्सिटी, वो स्टूडेंट ही सारे कुछ सीखते पे। सही लेकिन जरूरी है कि सारे वसेब दे लोग ज्यादा आवानी बस। हाँ बिल्कुल नहीं। अच्छा इतो क्योंकि स्टार्ट थे तो वालिंदा मतलब है कि इत्थां दे लोग अगर इको मिल जुल के अगू घिन के चल सन तो ये जिंदा भी रासी बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा जी मजीद भी तारे को जानना है, इसके साथ साथ जो है हम बात करते हैं एमडीए के हवाले से कि सालाना कारकर्दगी जो है एमडीए की वो किस तरह से रही।
एमडीए ने जी अपनी सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जो थी वो जारी की थी, जिसमें इन्होंने बेशतर जो गैर कानूनी तौर पर बनाई गई हाउसिंग सोसाइटीज थी उनके खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन देखने में आया, जिसमें गुलबर्ग हाउसिंग सोसाइटी, स्मार्ट हाउसिंग सोसाइटी और इसी तरीके से एडम्स हाउसिंग सोसाइटी जो कि नई कचहरी के पास है। तो एमडीए ने जो है वो अपने क्रैकडाउन्स के हवाले से अपनी लिस्ट भी जारी की और लोगों को भी आगाही के लिए अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है ना इन्होंने लिस्ट अवेजा की हुई है कि आप लोग शहरी खास तौर पे, क्योंकि लोग अब इस वक्त जो सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है वो आपकी है प्रॉपर्टी के अंदर, मगर अब प्रॉपर्टी में भी इतने फ्रॉड्स हो रहे हैं कि एमडीए ने इसकी पेश नजर पूरी एक लिस्ट जारी की है अपनी वेबसाइट के ऊपर। वहां पर यह बताया गया है कि कौन कौन सी कॉलोनीज और कौन कौन सी जगहें जो हैं वो एमडीए से रजिस्टर्ड हैं और आप वहां पर परचेजिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि कोई 3600 के करीब इन्हें जो है वन विंडो के ऊपर दरखास्तें भी मौसूल हुई थी, जिसपे इन्होंने अमल दरामद किया और बेशतर जो अमल दरामद था वो टाउन प्लानिंग के हवाले से ज्यादा था, क्योंकि टाउन प्लानिंग जो है वो आपकी सिटी को देखता है और अर्बन प्लानिंग जो है वो आपके अराउंड जो कॉलोनीज हैं उनको देखता है। तो लोग ज्यादातर अब शहर के अंदर, क्योंकि मॉडर्नाइज हो रहा है मुल्तान भी, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो है वो बड़े बड़े प्लाजे जो है वो आप देख रहे हैं मुल्तान के अंदर बन रहे हैं, तो उसके नक्शा जात जो हैं, जो एमडीए के बाउंड्रीज हैं, जो एमडीए के बायलॉज हैं, उनके हिसाब से बनाई जाती है। तो सबसे ज्यादा टाउन प्लानिंग के पास आती हैं दरखास्तें कि हमने यहाँ पर मार्केट बनानी है, हमने यहाँ पर घर बनाना है या हमने यहाँ पर प्लाजा बनाना है, तो सबसे ज्यादा दरखास्तें वहां पर देखने में आई थी, जिसके ऊपर अमल दरामद किया गया। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि एमडीए ने एफआईआर्स भी बड़ी दी हैं, तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि गैर कानूनी काम ना करें, गैर कानूनी तौर पर बिल्डिंग्स ना बनाए और सबसे ज्यादा जो लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सोचते हैं कि जी हम छोटी सी एक एकड़ ले लिया या 8-9 कनाल का एरिया लेके छोटी सी कॉलोनी बना दी प्राइवेट और उसका कोई नाम भी नहीं है, मगर उसके अंदर आपको ये मैं बता दूं अपने व्यूअर्स को भी इसके साथ साथ कि आपको वहां पर सेवरेज का मसला आएगा, आपको वहां पर गैस का मसला आएगा, आपको वहां पर रोड का मसला आएगा, क्योंकि रोड ना तो एमडीए आपको बना के देगा ना आपको बनाने की इजाजत देगा। तो लोगों को चाहिए कि अपना जो भी परचेजिंग करें या घर बनाएं तो वो एमडीए के बायलॉज के मुताबिक बनाएं। अच्छा, क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं ना फ्रॉड के हवाले से जो है वो बहुत ज्यादा आ रहा है, जैसे हाउसिंग सोसाइटीज की तरफ लोग बहुत ज्यादा चले गए हैं। अभी इन्होंने एक ऐप भी मेरे ख्याल में मुतारिफ करवाई थी, उसके हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है। देखिए जी, अभी ऐप जो है वो अभी स्टार्टिंग फेज में है, लोगों को अभी इतना पता नहीं है। इन्होंने अभी जीआईएस सिस्टम जो है वो लॉन्च किया है अपने लिए। ठीक है। उस जीआईएस सिस्टम के अंदर ये है कि आपका पूरा मुल्तान जो है वो सैटेलाइट से देखते हैं। ठीक है। अब इनके पास स्टाफ जो है वो कम है। अब मुल्तान क्योंकि हजूम उसका फैल चुका है, हाँ। स्टाफ कम है, अब हर बंदा तो जा नहीं सकता कि कौन सी बिल्डिंग कहाँ बन रही है। सही। अच्छा, इस पर मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं और इसके साथ ही चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। हसन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसन से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है। जी आसमा, मुल्तान शहर और गिरदोनवा की अगर आज के मौसम की बात करें तो मुल्तान शहर में गुज़िश्ता कई दिनों से जो खुश्क सर्दी की एक लहर बरकरार है वो आज उसमें नुमाया इजाफा देखने को आ रहा है। आज तो अलसुब से यख बस्ता हवाएं भी चल रही हैं। अगर इस वक्त की बात करें तो इस वक्त हाथ जो हैं वो जम के बर्फ हो चुके हैं और इस टाइम शदीद सर्दी की लहर जो है वो गुज़िश्ता रात से ही बरकरार है। ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, दर्जा हरारत में नुमाया कमी देखने को आ रही है, धुंध की शिद्दत में भी नुमाया कमी देखने को आई है। आज अगर मोटरवे की बात करें तो गुज़िश्ता रात से ही धुंध की शिद्दत में नुमाया कमी होने के बायस और हदे निगाह कदरे बेहतर होने के बायस मोटरवे M4 और M5 को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था। गुज़िश्ता रात से ही मोटरवे को किसी किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद नहीं किया गया। स्पेशली अगर अब्दुल हकीम से खानेवाल और खानेवाल से शेरशाह M4 मोटरवे की बात करें तो वो हर किस्म के ट्रैफिक के लिए खुली है, जो कि स्टिल अभी तक खुली है। M5 मोटरवे शेरशाह से ज़ाहिर पीर तक हर किस्म के ट्रैफिक के लिए खुली है। आज अगर शहर के कम से कम दर्जा हरारत की बात करें तो
आज मुल्तान शहर और गिरदोनवा का कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत मुल्तान का आज 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आज अलल सुबह से ही आसमान पर बादलों का राज है और ठंडी हवा चलने की वजह से मुल्तान शहर का दर्जा हरारत जो है उसमें भी नुमाया कमी देखने को आई है। महकमे मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई जाहिर की जा रही है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान और आइंदा आने वाले दिनों में मुल्तान शहर में खुश्क सर्दी के साथ साथ धुंध की शिद्दत में भी नुमाया इजाफा देखने को आएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में बारिशों का कोई स्ट्रॉन्ग ऐसा स्पेल जिससे खुश्क सर्दी की शिद्दत में कमी आए वो कोई दाखिल नहीं होगा। तिबी माहिरीन की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि शहरी इस सर्दी में जब बाहर निकलें तो अपने आप को फुली कवर करके निकलें, अपना चेहरा, मुंह, नाक ढांप कर निकलें और अगर किसी को हल्की फुल्की खांसी, नज़ला जुकाम है तो वो अपने करीबी डॉक्टर से ज़रूर रुजू करे, क्योंकि ये खुश्क सर्दी के बायस आम जो बीमारी हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाता है। और जब हल्की सी खांसी या नज़ला स्टार्ट होता है, डॉक्टर्स की जानिब से ये कहा जाता है कि वो लीड करता है आपको फिर मेजर बीमारियों की तरफ। बुखार हो जाता है, बुखार के बाद आगे मजीद चेस्ट इन्फेक्शन होने के भी इम्कानात काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आज अगर शहर में हवा में नमी के तनासुब की बात करें तो आज मुल्तान शहर में 86% तक हवा में नमी का तनासुब रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स गुज़िश्ता दिनों से कदरे बेहतर है, जो कि 160 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान के स्टैंडिंग को देखें तो मुल्तान आज 7वें नंबर पर स्टैंड कर रहा है। महकमे मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई जाहिर की जा रही है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर का मतला यूं ही जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा और आसमान पर बादल भी छाए रहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। अच्छा जी, और इसके साथ साथ हम बात कर रहे थे एमडीए के कारकर्दगी के हवाले से। जी हाँ जी, तो जीआईएस सिस्टम जो है वो इन्होंने अपने लिए बनाया। उसमें यह था कि सैटेलाइट से आपकी तमाम जो इलाके हैं उनको ये वहीं से बैठकर वॉच करेंगे और रियल टाइम जो भी कुछ बिल्डिंग्स बन रही होंगी वो ऑन द स्पॉट इन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये बिल्डिंग जो है यहाँ पर ये गैर कानूनी तौर पे बनाई जा रही है। अच्छा, बाकी इसके साथ साथ एमडीए जो है उसने एक बड़ा अच्छा इकदाम किया अभी रिसेंटली। उसने ये किया कि कुछ प्रॉपर्टीज थी जो एमडीए से ट्रांसफर होती थी या आप नाम कराने जाते थे एमडीए से तो आपको नादरा की वेरिफिकेशन चाहिए होती थी। सही। अब इन्होंने नादरा के साथ इल्हाक किया और इल्हाक करके शहरियों के लिए एक अच्छी जो सुविधा वो ये दे दी कि आपने नादरा का जो एक सब ऑफिस है वो एमडीए के अंदर बन गया। ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि इन केस आपको अपनी नादरा वेरिफिकेशन किसी भी हवाले से चाहिए वो आपको दफ्तर के अंदर ही मिल जाएगी। वरना क्या होता था कि यहाँ से वन विंडो से फॉर्म लिया, फॉर्म लेके आगे चले गए, नादरा से फिर टाइम मिल रहा है नहीं मिल रहा, लाइन में लगो, पर्ची लेकर बैठो, वो एक लंबा स्पैन ऑफ टाइम, लोगों का टाइम बड़ा वेस्ट होता था। तो अब इसमें आवाम के लिए ये फायदा हो गया है कि आपको वन विंडो के साथ ही नादरा का सब ऑफिस मिल जाएगा। वहीं आपने बायोमेट्रिक करवानी है या अपना एफआरसी फॉर्म निकलवाना है ट्रांसफर के लिए या कुछ भी करना है नादरा से रिलेटेड जो है वो आपको ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके साथ साथ सर से जानेंगे सर, इसके साथ ही आपके जो अवार्ड्स हैं उनके हवाले से भी हम जानेंगे, कितने अवार्ड्स मिले, कहाँ कहाँ गए और कहाँ कहाँ काम करने का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुझे इस वसेब ने या इस खिते ने बड़ी शनाख्त दी दुनिया के अंदर। मैं कोई चाइना में, ग्लासगो यूके के अंदर, अमेरिका के अंदर, इंडिया में, तुर्की में, तो मस्कत, वहाँ मैं ईरान, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, इस खिते की नुमाइंदगी की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई 6 दफ़ा इंटरनेशनली, कभी 58 कंट्रीज़, कभी 110 कंट्रीज़ के अंदर फर्स्ट प्राइज़ जीता है माशाल्लाह। और ये शनाख्त मुझे इस खिते ने दी। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि ये जो फ़नून है इनको ज़िंदा रखा जाए। जब दुनिया में एक मस्कत में मैं था तो पाकिस्तान ने फर्स्ट प्राइज़ लिया, सेकंड पे ईरान, थर्ड पे तुर्की था इसी फ़न में। देखिए हमारा फ़न इतना यूनिक है कि वहाँ हम अवार्ड ले लेते हैं और यहाँ पे ये फ़नून ख़त्म हो रहे हैं। तो बड़ा अफसोस होता है इस मामले में ना। क्या रीज़न समझते हैं? वही मेन चीज़ के लोग जो है ना अपने चीज़ों को यानी दोनों तरफ से खुदाई,
आर्टिजन भी नई चीज़ नहीं बना रहा ताकि आप उस तरफ आएँ, और जो ख़रीदार हैं वो भी चाइना की या दूसरी चीज़ें ख़रीद लेते हैं। उसकी मेन वजह यही हुई कि हम वही चीज़ें लेके चल रहे हैं जो पुरानी हैं। अब जैसे ये फेस्टिवल कल है 4 तारीख को, इसके अंदर भी हम जब आर्टिजन एट वर्क दिखाते हैं, लोग आते हैं, काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये चीज़ मुल्तान में बनती है। मुल्तान में बन रही है ऐसे। तो वो फिर यानी इस किस्म के मेले ठेले बार बार होते रहें, वर्कशॉपें हों, यूनिवर्सिटीज़ में हों, तो हमें नए आइडियाज़ मिलेंगे, क्योंकि हमारा जो क्लाइंट होता है हमारा डिज़ाइनर होता है। हाँ। तो वो चाहता है कि मेरे घर में ऐसी और ऐसी चीज़ हो। अब जैसे मैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में था, तो उस मुल्क ने क्या किया हुआ था कि उन्होंने दुनिया से डिज़ाइनर और दुनिया से बुलाए हुए थे और अपने आर्टिज़न वहाँ बिठाए हुए थे। अच्छा, वो उन्हें बता रहे थे कि जी हमारा मुल्क है, तो उस मुल्क के अंदर कमरे छोटे हैं, तो हमें हैंडीक्राफ्ट छोटी चाहिए। तो फिर वो 15 दिन वहीं बैठ के, उन्हीं के साथ बैठ के नई चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, फिर आप उनको ऑर्डर देते हैं। सही। ये है ना कि जब आप इस तरह मिल के काम करेंगे तो आप अच्छी तरफ जाएंगे, आपके ऑर्डर ज़्यादा निकलेंगे, लोग मुतवज्जो होते हैं। तो ये चीज़ें हम चाह रहे हैं कि यहाँ हों। ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, आर्ट काउंसिल्स की जिम्मेवारी है, स्कूल यूनिवर्सिटीज़ की जिम्मेवारी है कि आर्ट और क्राफ्ट को बचाएं। अच्छा, एक चीज़ है कि हम लोग अगर नहीं करेंगे, ये तो अंबिया कराम की विरासत है, कोई भी फ़न है। अब देखें, कोई नबी जो था कपड़े बुनता था, कोई नबी पत्थर तराश के चीज़ें बनाते थे, ऐसे कुरान में जिक्र है हर चीज़ में। तो ये फ़नून ज़िंदा रहेंगे। तो अल्लाह ताला क्या करेंगे कि इस इलाके के नहीं किसी और इलाके में वो फन दे देंगे। लेकिन अच्छा, आने वाली नस्ल, वो नस्ल तारीख को हम बाहर के मुल्कों को देखते हैं तो उन्होंने हमेशा तारीख को जिंदा रखा है। हमारे यहाँ तो यहाँ पे ये हाल है कि हमारे जो तारीखी मकामात हैं, कभी हमने उनको महफूज करने की कभी जिम्मा ही नहीं लिया, और हम समझते हैं चीज़ें कितनी ख़राब हो जाती हैं, और उसके बाद जब वो बदहाली का शिकार हो जाती हैं तब हमें याद आता है ओहो हमने तो इसे महफूज रखना था ताकि लोगों को पता चले जी ये चीज़ हमारे पास भी है। लेकिन हमारे यहाँ तो कभी भी हुकूमत की तरफ से तो कभी इसकी प्रायोरिटीज़ में रहा ही नहीं है। इसकी असल वजह मैं आपको बताऊं, जो मेन वजह है वो हमारा तालीमी निज़ाम है। आप अपनी मुल्तान की या किसी पंजाब की या कोई बुक्स देखें, हमारे ये जो जितनी सकाफती चीज़ें इनका कोई हवाला ही नहीं होता, ऐसे ही है, कोई पेज ही नहीं होता। तो नई नस्ल को क्या पता। जब आपको पता ही नहीं होगा आने वाली नस्ल को, तो फिर आप अपनी सकाफत के बारे में कैसे सोचेंगे। सबसे अफसोस की बात यह है कि जब पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, आप देखें कोर्ट्स के अंदर एक बुक थी जो दूसरी ज़बान की थी। अब 70 साल में हमने 11 किताबें दूसरी ज़बान की रखी हुई हैं और अपनी ज़बान की एक बुक है। यानी हमने ये तरक्की की है। तो जब अब मैं तुर्की रहा हूँ, मैं अपना अज़रबैजान गया हूँ, बाको गया हूँ, या मैं चाइना भी गया हूँ, वो अपनी ज़बान को अहमियत देते हैं। अपनी ज़बान के अंदर उनकी किताबें हैं, वो फिर वहाँ के सकाफत और उसके करीब आते हैं बच्चे। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप अभी आप अपनी मेरा बच्चा भी पढ़ता है स्कूल में, तो उसकी 11 बुक्स के अंदर इस खित्ते की कोई शनाख्त नहीं है। जब आप ये चीज़ें नहीं सिखाएंगे, अब आप देखें, मैं इंग्लैंड था तो हमें वो ब्रिज दिखा रहे हो जी, ये 150 साल पुराना है, 200 साल पुराना है, और आपको पता है कि आपका ये शाहरुख आलम का मज़ार 900 साल पुराना है। हाँ जी बिल्कुल, कल हम इस पे बात भी कर रहे थे। एक हमारे साथ गेस्ट थे, स्केचेस बड़े उन्होंने खूबसूरत बनाए हुए थे, मुझे नाम अभी भूल गया उनका। उस पर बात करते हैं नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी हम बात कर रहे थे फ़न के हवाले से, जैसे मैं कल बात कर रही थी, ज़मीर हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे, मैं इनका नाम भूल गई थी उस टाइम। तो इनके जो काम था, बहुत खूबसूरत काम, जो मैं समझती हूँ मैंने नहीं आज तक देखा था, लेकिन वो भी उनका भी यही कहना था कि यहाँ इस काम को, इस फ़न को जो है वो आगे नहीं हम ट्रांसफ़र कर पा रहे, तो शायद ये हम अपने शौक़ की हद तक शायद हम तक ही रह जाएगा। माशाल्लाह, बहुत बड़ा नाम है ज़मीर हाशमी साहब, और उनका फ़न भी बहुत आला। अच्छा, अब उनकी भी कोशिश है इस खित्ते को, इस वसेब को ना वो ला रहे हैं अपने पेंसिल के अंदर, पेन के अंदर। तो एक आर्टिस्ट यही कुछ कर सकता है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब जैसे हम बनाते हैं हमागुल, उसके अंदर मुल्तान के सारे फूल, सारे फ्रूट,
और यहाँ के सारे परिंदे, यहाँ की सारी सब्जियाँ, हमारे उस्ताद पिछले सदियों से उसे पेंट करते आ रहे हैं। वही अगर अमृतसर में किया हुआ है तो पता चलता है मुल्तान का, क्योंकि उसके अंदर जो फ्रूट हैं यहाँ के लोकल हैं। सही। अच्छा, यही हमागुल जो है एक सर्टिफिकेट है इलाके का कि ये फलां इलाके का है। तुर्की भी बनाता है, ईरान भी बनाता है। अच्छा, उस हमागुल में उनके फूल है ना उस इलाके के। हाँ। तो अब जो हमारे उस्ताद थे, पिछले दिनों मैं अमेरिका था तो इस बात पे डिस्कस हो रहा था कि वो जो नेचुरल डाइस कलर है, अब हम ज़राई मुल्क हैं, हमारे मुल्क के अंदर आप देखें वो पौधे, वो जड़ी बूटियाँ उगना ख़त्म हो गई जिससे उस्ताद हमारे रंग निकालते थे। यानी आप देखें इंडिको का पौधा इस खित्ते में बनता था और इंडिको यहाँ से तैयार होके सेंट्रल एशिया तक जाता था। उसको कहते हैं नीला कलर ना, जो हमारी मुल्तानी अजरक में भी है। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये पौधे अब खत्म हो गए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम दोबारा अनार के छिलके से रंग निकालें, हल्दी से रंग निकालें, केसरों के फूलों में से रंग निकालें। अच्छा, ये पौधे जैसे जो अभी जो कुछ दिनों बाद आप देखेंगे बिल्कुल कॉफ़ी कलर का प्याज आएगा, उसके ऊपर कलर होता है। उसके जो फर्स्ट लेयर जो है ना, जो पहली पैकिंग है, उसको आप बॉयल करें, उसमें से बड़ा बेहतरीन ब्राउन कलर निकलता है। वो हमारे उस्ताद करते थे। और संदूर में से रंग निकालना, पत्थरों में से, पौधों में से बहुत रंग निकलते थे। अब वो पौधे ही खत्म हो गए। तो अब दुनिया इस तरफ वापस आ रही है। मैं वही अमेरिका की बात कर रहा हूँ, वहाँ उन्होंने नेचुरल डाइस पेंट की क्लासें दुनिया से यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा। बाहर के ममालिक जो है ना, वो हमारे काम को पसंद करते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि लोग सीखें और इस फन को हमेशा जिंदा रखें। और हमारे यहाँ ये होता है कि लोग चाहते हैं बस ये ख़त्म ही हो जाए। ये हमारी बदकिस्मती है ना, अलमिया है ये, यहाँ की चीज़ों को हम जो है उस तरीके से महफूज नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, असल में ये वजह है कि जब उन्होंने आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ करके देख ली, उसके साइड इफ़ेक्ट हैं। जब वो नेचुरल डाइज की तरफ आते हैं, अगर वो कपड़ों पे हो, अगर आपके घर के अंदर वो रंग किया हो या कहीं भी हो, उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अच्छा, उसका पोल्यूशन भी नहीं है। अब आप देखें कई ममालिक के अंदर लोगों ने ना वो जो उनकी जो दरिया की मिट्टी है उसके बर्तन अब इस्तेमाल करना दोबारा शुरू कर दिए। यानी हमारी गवर्नमेंट सिर्फ इतना ही कर दे कि रेलवे स्टेशन के ऊपर जितने भी कप यूज़ होंगे वो प्लास्टिक का नहीं होगा, वो लाल मिट्टी का होगा, दरिया की मिट्टी का। आप देखेंगे कई 100 कुम्हार काम पे वापस आ जाएंगे। सही बात है। अच्छा, उससे क्या होगा कि वो कप है या वो सालन का जो प्लेट है, बड़ी आला है, जब आप उसको वेस्ट करते हैं वो मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाती है, उसका पोल्यूशन ज़ीरो है। अब हम देख रहे हैं कि मुल्तान आज भी आप देखें पाकिस्तान के 7वें नंबर पे पोल्यूशन पे, इतना सरसब्ज खित्ता था। तो ये मुल्तान देखें 1 नंबर पे आ रहा होता है। तो हमारे यहाँ तो वो चीज़ें खत्म होती जा रही हैं। सर को मैसेज देना चाहें क्योंकि टाइम हमारे पे बहुत शॉर्ट है। बस यही मैसेज है कि अपनी तहजीब को अपनाएं। मुल्तान ये हमारा वसेब ऐसा किता है जिसने यहाँ तहजीब ने आँख खोली है। 5000 साल पीछे भी जाएं तो ये बड़ा रिच कल्चर का इलाका था। तो अब हम सब की जिम्मेवारी है कि ख़ास तौर पे मैं कहूँगा वो जो माशाल्लाह आर्ट और क्राफ्ट को समझते हैं या फ़नून को समझते हैं, वो अपने फ़नून को अपनाएं। अगर एक दस्तकार जो है वो पुराने तरीके से चीज़ बना रहा है तो उनको यूनिवर्सिटीज़ में वर्कशॉपें कराएं। यूनिवर्सिटीज़ वाले बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, वो हमारा फ्यूचर है, उनके साथ मिलकर नई चीज़ें बनाएं ताकि लोग इस तरफ वापस आएँ। सर बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ रहे। और इसके साथ ही सलमान आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी हमने ब्रेक पे जाना है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही 10 में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। उसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जी, डॉक्टर शमाइला खान आज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी डॉक्टर काशिफ हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डेंटिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज हम डॉक्टर साहब से जो है वो आज अकल दाढ़ पे बात करेंगे। एक तो अकल दाढ़ के हवाले से काफ़ी लोगों को जो है वो कन्फ्यूजन भी रहती है, उसका जो पेन है वो किस तरह से
खत्म हो सकता है, उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, तो ये तमाम चीजें जो है हम डॉक्टर साहब से डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही शुमाइला से हम जो है आज बात करेंगे ऑब्सेशन पे। अच्छा जी, इस पे हम जो है क्या कॉजेज हैं, किस तरह से ट्रीटमेंट हो सकता है, थेरेपीज हो सकती हैं, तो ये इस हवाले से जो है हम शुमाइला से जानेंगे। शुमाइला, सबसे पहले तो ऑब्सेशन के हवाले से जान लेते हैं ना कि क्या है। ऑब्सेशन बेसिकली तो एक वहम की बीमारी है जिसको हम नॉर्मली वहम ही कहते हैं। तो ये ऐसी थॉट्स हैं जो कि हमारे माइंड में आती हैं और नेगेटिव होती हैं और जो है हम उसको चाह के भी इररेजिस्टेबल होते हैं, हमें पता भी है ये नेगेटिव है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। अच्छा, इसमें जो मोस्ट कॉमन जो इसकी जो टाइप पाई जाती है वो है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो उसमें हमारे माइंड में कोई थॉट आई, जैसे हमें लगा कि बहुत ज्यादा हमारे जिस्म पे गंदगी लगी हुई है, तो उसके मुताबिक हमने वैसे बिहेव किया। फौरन मुसलसल हम हाथ धोते रहे। जो मोस्टली पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो मुसलसल हाथ धोते रहते हैं, कई कई घंटों नहाते हैं। हमें ख्याल आया कि जी हमने पता नहीं वो लॉक चेक किया, बंद कर दिया है कि नहीं किया, फिर हम दोबारा भागे, हम दोबारा चेक करने के लिए गए। अब ये तो हमारे माशरे में तो इतनी ज्यादा पाई, बाज लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं, बाज इसको नहीं करते हैं। तो इसके बारे में आगाही तो बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इसमें ये है कि ये मौजूद तो है, लेकिन हम इसको कब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसके लिए ये है कि जब ये बहुत ज्यादा हमारे अंदर आ जाए, हमारी रूटीन लाइफ को डिस्टर्ब करने लग जाए। जैसे कि आम रूटीन में हम सबको ही डाउट होता है, हम कई दफा पैसे हम गिनते हैं बार बार, पता नहीं हमने सही दिए हैं या नहीं दिए, लॉक बंद करने के बाद चेक करते हैं। अच्छा, ये तो उसमें भी आ जाएगा, कुछ लोगों को जैसे भूलने की भी बीमारी होती है, हाँ उसमें भी तो ये आ सकता है ना कि, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है। इसमें थोड़ा सा फर्क है। इसमें जो है एक नॉर्मल इंसान है, उसने एक दफा उसको वहम हुआ, वो गया जाके चेक कराया। हाँ। लेकिन जो OCD बार बार जो जाएगा, बार बार जाएगा और उसको बार बार करने के बावजूद भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, सही, तो वो फिर इसमें आ जाएगा। ठीक। अच्छा, ये फर्क है। तो हम तो कहते हैं ना नॉर्मल, हमने से कोई चीज ऐसी, क्योंकि बहुत सारे दिमाग जो है ना बहुत सारी चीजों में उलझा हुआ होता है, तो हम सम टाइम होता है कि कोई चीज हम अच्छा भूल जाते हैं या अच्छा उसको दोबारा कर रहे होते हैं, या जिस तरह आपने कहा कि हम लॉक अगर लगा दिए तो बाहर दोबारा जाके चेक कर रहे होते हैं। ये तो तब तक करता रहेगा जब तक थक नहीं जाता। उसके बावजूद ये अगर नेगेटिविटी है आपके लिए एंजाइटी का बायस बन रही है, तो तब ये एक नफ्सियाती बीमारी में आ जाएगी। अच्छा, हम तो अब देखते हैं कि जो नफ्सियाती मसले हैं ये बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, पहले अब ये होता कहते हैं, अब जी बच्चों में भी है, आप इसे बूढ़े लोगों में भी देखेंगे, जवानों में भी देखेंगे, खवातीन में भी, तो मतलब ये चीजें हमारे यहाँ अब बहुत ज्यादा तेजी से फैल रही हैं। आप क्या समझती हैं, अब क्या वजूहात हैं? अच्छा, इसकी काफी सारी वजूहात हो जाती हैं। अगर हम न्यूरोलॉजिकल देखें तो हमारे दिमाग में होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोकेमिकल्स। उसमें सेरोटोनिन जो है, अगर उसकी मिकदार ज्यादा हो गई या कम हो गई, इम्बैलेंस आ गया, तो इसकी वजह से भी हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स या वहम शक की बीमारियां आने लग जाती हैं। अगर हम इसकी साइकोलॉजिकल देखें तो इसमें आपके पेरेंट्स में जेनेटिक्स, आपकी फैमिली में अगर किसी कोई इशू है या प्रॉब्लम है, कोई वहम का शिकार है, इस तरह का बिहेव करता है, वो आ जाता है। अगर आपको कोई ट्रॉमा हुआ है बचपन में, कोई आपकी पेरेंट्स से महरूम हो गए या कोई ऐसी बात है, तो इस तरह की जो चीजें हैं ये भी आपके अंदर वहम लेके आती हैं। अच्छा, ये वहम वाली बीमारी होती भी बड़ी गंदी है, मतलब आप इसमें वाकई मेंटली और फिजिकली जो है वो दोनों तरह से आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। अच्छा जी, इसके साथ मजीद भी आपसे जानते हैं, डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब, दांतों के हवाले से सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ना, किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, फिर हम अकल दाढ़ की तरह। दांतों का सबसे पहले हम जितना साफ रखेंगे, दांत सफाई का ख्याल रखेंगे, उतना ही दांत हमारे ठीक रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे। और आजकल तो बेचारे दांत भी मुझे लगता है कमजोर हो गए। हमारी डाइटरी हैबिट्स ऐसी हैं। हैबिट्स ऐसी हैं, बेचारे दांत भी जो है ना वो भी अब पनाह मांगते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अकल दाढ़ के हवाले से जो है बात कर लेते हैं। सबसे पहले अकल दाढ़ जो है वो क्या होती है? अकल दाढ़ बेसिकली थर्ड मोलर होता है हमारा, विजडम टूथ भी कहते हैं इसको। आमतौर पे ये 17 से 25 साल के दरमियान आती है और जबड़े के बिल्कुल एंड में आती है। ये तो बताया जरा, आज तक ये बड़ी बात है कि अकल दाढ़ जब तक नहीं ना आती तब तक जो है ना बंदे की अकल कोई नहीं आती। अकल तो जवानी हो जब ही आती है, अकल दाढ़ से कोई ताल्लुक नहीं है। बाकी जो जितने भी दांत है ना हमारे, चाहे वो मिल्की टूथ हैं, दूध के दांत हैं, या फिर परमानेंट टूथ हैं, वो सारे के सारे बचपन में ही आ जाते हैं। दूध के दांत जो होते हैं वो तकरीबन 6 महीने से शुरू होते हैं और 2 साल की उम्र तक 20 दांत मुकम्मल हो जाते हैं। और परमानेंट टीथ जो हैं हमारे 6 साल की उम्र से शुरू होके और
13 से 14 साल में सारे आ जाते हैं सिवाय विजडम टूथ के। फिर उस एज में क्योंकि वो बचपना ही होता है, एज कम होती है, ना समझ होते हैं सब लोग, इसलिए उनको कंसीडर नहीं किया जाता इतना ज्यादा। फिर विजडम टूथ जो आता है एवरेज इसकी है 17 ईयर से लेके 25 ईयर के दरमियान आएगा, और बाज़-औक़ात 1-2 साल ऊपर नीचे भी हो जाता है। उस दौरान जब आता है तो कुछ वो कहते हैं कि वाइजर हो गया बंदा, कुछ समझदार हो गया है, कुछ मैच्योर हो गया है, कुछ बड़ा हो गया है, इसलिए उसको अकल दाढ़ का नाम दे दिया गया है। उससे मतलब कोई दिमाग से या उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ वही ना, अच्छा हाँ ये पुत्र है अकल दाढ़ गई निकली ना हमारे, इस वास्ते अकलमंद नहीं है। अच्छा ये वहम में भी ऐसे है ना, इंसान बिहेव भी वैसे ही करने लगे जैसे उसको कह दिया जाता है ना, जैसे इस चीज का फायदा उठाते हैं, जैसे कह दिया जी आप पे काला जादू हो गया, अब आप पे ये सिम्टम्स आने लग जाएंगे, तो कई लोग तो बिहेव भी वैसे ही कर रहे होते हैं। और अच्छी खासी हाई सोसाइटी में आप देख लें, अमेरिका में एक वाकया है, तो वहां पर किसी ने किसी बंदे को ऐसे कहा, थ्रेट किया कि मैं आपके ऊपर काला जादू करवा दूंगा और आप भी इस दिन के अंदर मर जाएंगे। और फिर उसको फिर कॉल करके कहा जी मैंने ना जादू से आपके पेट में ना छिपकली घुसा दी है, तो अब आप वैसे ही मतलब आपकी डेथ होने वाली है। अच्छा, वो इस तरह बातें सुनता रहा, क्योंकि बात रिपीट हो रही थी, उसके माइंड ने उसको कैचअप करना शुरू कर दिया, तो वो वैसे बिहेव कर, और इतना ज्यादा वो बीमार हो गया कि हॉस्पिटलाइज हो गया। अच्छा उन्होंने उनके टेस्ट किए, तो टेस्ट करने के बाद जब देखा तो एवरीथिंग इज नॉर्मल। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, फिर उनकी जो फैमिली हिस्ट्री ली गई तो उनकी वाइफ ने बताया कि जो है ना इस तरह कोई किसी दोस्त ने इसको थ्रेट किया लाइक दैट ना, तो लेकिन वो उसने अपने ऊपर हावी कर दिया और वैसे ही बिहेव करने लगा। सही। अच्छा जी, हम अकल दाढ़ के हवाले से बात कर रहे थे, सर इसका क्या ट्रीटमेंट है? सम टाइम होता है कि अकल दाढ़ निकल रही हो तो आपको काफी प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं, पेन बहुत ज्यादा होता है, या सम टाइम अकल दाढ़ जो है वो आपकी टेढ़ी भी हो जाती है, जिसकी वजह से और बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? ऐसा है कि अकल दाढ़ आजकल उसका टेढ़ा होना या ना सही से निकल पाना और पेन ज़्यादा करना ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। रीज़न ये है कि हमारे डाइट्स ऐसी हो गई हैं, कुक्ड और बेक्ड फूड ज़्यादा खा रहे हैं हम, सॉफ्ट डाइट्स ले रहे हैं, जॉ ग्रो नहीं कर रहा, दांत उतने ही आने उसी साइज़ के और शेप के जैसे हमारे पेरेंट्स में हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसके प्रॉब्लम्स हैं। इसमें पेन, स्वेलिंग, खाने में दुश्वारी, ख़ास तौर पे सुबह उठते हैं तो मुंह खोलने में दुश्वारी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, फाउल स्मेल आता है, बैड टेस्ट आता है उसकी वजह से। तो काफ़ी हद तक तो होता है, मेजॉरिटी ये ठीक हो जाता है विद टाइम, जैसे जैसे ये रप्ट होता रहता है, टूथ आता रहता है, तो वक्त के साथ साथ ये ठीक होता जाता है, पेन, स्वेलिंग, हर चीज़ कवर हो जाती है। कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा रह जाता है, उसी सूरत हाल ये है वजूहात के अगर जगह नहीं है जबड़े में इतनी, फॉर एग्जाम्पल एक चीज को इतनी जगह चाहिए और स्पेस इसकी हाफ है या उससे भी कम है, तो जब स्पेस पूरी नहीं मिलेगी उसको आने की जगह को, तो भी वो प्रॉब्लम करेगा, प्रेशर डालेगा। जब प्रेशर डालेगा, एक तरफ हमारा दांत है और एक तरफ बोन है, उसके बीच में से जब एक चीज और लगा रही होगी तो पेन होगा। दूसरी चीज है उसका एंगल अगर स्ट्रेट नहीं है, पैरेलल नहीं है, अगर तिरछा आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, तो भी प्रॉब्लम करेगा, साथ वाले दांतों को पुश करेगा, तो भी प्रॉब्लम आएगा। अगर वो टेढ़ी है और साथ वाले दांतों को डैमेज करने का खतरा है उसमें से ज्यादा, तो फिर हम उसको एक्सट्रैक्ट करना, निकालना पड़ सकता है। सही। अच्छा, अगर जिस तरह बहुत सारे लोग अगर जिस तरह आप बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाए, तो अकल दाढ़ निकलवा देने से कुछ होता तो नहीं है? नहीं, उसका अभी तक जो है हमारी डेंटिस्ट्री में फंक्शन जो है वो अननोन है, ठीक है, हम लोग नहीं समझ सके। तो गोरा तो कहता है कि एक्स्ट्रा टूथ बनाया हुआ है ये, ठीक है, इसको निकाल भी दें तो कोई फायदा नहीं है। मतलब जब हम चबाते हैं, खाना खाते हैं, तो वहां तक हमारी फूड नहीं जाती, तो उधर तक खाने में ऐसा कोई खास रोल नहीं है। सही है। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम अल्लाह ने बनाया तो बिला वजह तो नहीं बनाया, बिला वजह तो नहीं बनाया, कोई ना कोई चीज होगी जो शायद हमें आने वाले वक्त में पता लग जाए। हाँ, अच्छा, इस पे अभी इतना नहीं रिसर्च उस तरीके से पता नहीं चला कि हम लोग तो रिसर्च नहीं करते ना, जिन्होंने रिसर्च की उन्होंने कहा ये बेकार है। जैसे कि आ रहा हो निकाल लो। हाँ,
अच्छा, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि हम लोग उस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं, अच्छा यार ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें जिस तरह बाहर देखते हैं रिसर्च के मुताबिक वो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, अच्छा यार इसकी क्या रीजंस हैं, इसकी क्या बेसिक है, इसका क्या फायदा हो सकता है या इसका क्या नुकसान हो सकता है। हमारे यहाँ रिसर्च के ऊपर उस काम होता ही नहीं है, मतलब लोग उस तरफ तवज्जो ही नहीं देते। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज कम है ना हमारे मुल्क में, तो रिसर्च कहाँ से करे? जिस बेचारे को इतनी महंगाई है, अपनी फुर्सत नहीं है, इतने प्रॉब्लम है, इतने इशू है, तो जिसको अपने बेसिक थिंग्स ही नहीं मिल रहे तो रिसर्च कहाँ से करेगा वो? अच्छा, इसी तरह जिस तरह हम अब आप जिस तरह बीमारियों की हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ भी यही है, जिस तरह भी नफ्सियाती मसाइल हमारे बहुत ज्यादा, तो हम अच्छा हम ये कहते हैं सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी जाएं तो हमें ज्यादा नफ्सियाती मसाइल आपको देखने को मिलेंगे, और वहाँ के लोग प्रॉपर मेडिसिन ले रहे होते हैं और उसके मुताबिक मेडिसिन के बगैर तो वो चल ही नहीं पाते। तो हमारे यहाँ तो चलो फिर भी अगर नफ्सियाती मसाइल हैं भी तो वो अल्लाह की मदद से चल रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे पास एक फैसिलिटी है ना पीरों की, ओवरकम कर लेते हैं। पीरों की है ना। अब ये मैं हमेशा बात कर देती हूँ इसकी, थोड़ी सी मेरी है तो मतलब ये अच्छा, इन चीजों से भी हम डिनाई नहीं कर सकते, ये चीजें हैं और इनका वजूद भी है, हम कहें कि ये चीजें नहीं है तो हाँ, लेकिन अब वो चीजें रह नहीं गई, जो पहले वाले लोग थे शायद वो भी अब नहीं है। आपको बड़े रेयर होंगे जो आपके मसाइलों को, या मैं समझती हूँ अल्लाह वाले लोग होंगे, ऐसे हो नहीं सकता उनके भी नाम मौजूद हो, लेकिन होते हैं, बहुत रेयर है, अब बहुत रेयर है। आपको जाली पीर फकीर आपको हर जगह मिल जाएंगे, जो आपके तो यही हो गया है ना, जो आपकी नफ्सियात से खेलते हैं। अच्छा, क्योंकि बेसिक चीजें उन्होंने पकड़ी हुई हैं, आपके दिमाग से खेलते हैं कि आपको मुआशी मसाइल है, आपको ये आपको मोहब्बत का मसला है, आपका शादी का मसला है, आपकी ये रुकावटें हैं, ये तो हर बंदे को पता है कि ये चीजें चल रही हैं, तो वो लोग उसी को ही साथ लेके उसके ऊपर वहम डाल के और हम ये कर रहे हैं तो उसका ये ट्रीटमेंट हो गया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, जबकि उससे होता होगा कुछ ना कुछ, तो वो कलाम तो बरहक से हम डिनाई नहीं करते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके लिए आपको प्रॉपर थेरेपी मेडिसिन ये चाहिए होती है। जिस तरह हम आम रूटीन में हमारी जिस्मानी बीमारियां हैं, हमें विटामिन डी की कमी है तो हम विटामिन से रिलेटेड मेडिसिन लेते हैं। इस तरह अगर हमें दिमाग की कोई बीमारी है या कोई हमारे अंदर इस तरह का इशू आ रहा है जो कि हमारी नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी साइकोलॉजिस्ट से या किसी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करने में कोई आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, जिस तरह हम बात करें नफ्सियाती मसाइल के साथ साथ, इसमें टाइप्स के हवाले से भी जान लेते हैं कि ऑब्सेशन की क्या टाइप्स हो सकती हैं। ऑब्सेशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वैसे अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ये पाया जाता है, लेकिन इसको मैं 5 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर देती हूँ। जो सबसे ज़्यादा जो हमारे अंदर जो पाई जाती है, माशरे में हमारे मौजूद है, वो है सफाई के मुतालिक, कि इंसान को वहम होता है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे जरासीम लग जाएंगे, तो वो बार बार अपनी सफाई करेगा। कमरे की सफाई के मुतालिक बार बार आप देखते होंगे अक्सर घरों में बार बार जी सफाई की जा रही है, एक ही जगह को बार बार साफ किया जा रहा है। दूसरा उसमें आ जाता है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में इंसान जो है अपनी चीजें एक खास तरतीब में रखता है और उस तरतीब से बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं करता। जैसे का बाद बच्चों को आपने देखा होगा कि वो किताबें हैं तो एक खास सीक्वेंस में ही उनको चाहिए, उसमें से वो बिल्कुल भी अगर आप आगे पीछे करेंगे तो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाए, एंजाइटी शो करेगा। उसके बाद आ जाता है फेयर। फेयर ये होता है कि जो है हम कहीं बाहर जा रहे हैं, हमारे दिल में अचानक से ख्याल आया जी मैं एक्सीडेंट का शिकार हो जाऊंगा, डर आ गया। औरत कोई किचन में काम कर रही है, उसको वहम आया जी मेरा ये सिलेंडर ना फट जाए, लाइक डैट ना, तो वो इतनी सीरियरिटी उसमें आ जाती है कि वो उस किचन में जाने से या बाहर निकलने से अवॉइड करने लग जाती है। तो उसके बाद एक और जो हमारे माशरे में ज्यादा पाया जाता है वो है सेक्स रिलेटेड, और उसके बाद फिर आ जाता है मजहब से रिलेटेड। अक्सर लोगों को नमाज पढ़ते हुए वहम होता है कि पता नहीं मेरी कोई मतलब ऐसा मुझसे हो गया, मैं नमाज सही पढ़ी है या नहीं पढ़ी, या कोई ऐसी मतलब मैं पता नहीं मेरा वुजू रहा है या नहीं रहा। बाज़ औक़ात जो वो है शिर्क के मुतालिक भी बातें माइंड में आने लग जाती हैं, नेगेटिव थॉट्स आ जाती हैं, ज्यादा खतरनाक उसमें आ जाती हैं। सही सही। अच्छा, क्योंकि हम लोग बहुत एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, मतलब हम हर चीज में कहीं ना कहीं एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। अच्छा, इसी तरह जिस तरह आप बता रही हैं तो हमारे यहाँ तो ये बहुत ज्यादा अच्छा नोटिस भी नहीं करते ना, बहुत सारे हम लोग तो इन चीजों को इतना इग्नोर करते हैं कि हमारे लिए होता है अच्छा यार बस नॉर्मल सी है, अगर कोई कर भी रहा है तो वैसे कर रहा होगा, करते हुए अवॉइड करते हैं। हाँ, तो जो है ना एक मतलब एक वाकया है हमारे पास, मतलब आते रहते हैं मुख्तलिफ किस्म के केस। अब एक बंदा था काफी मतलब एज का, तो वो अपनी पोती को अपने ऊपर ऐसे बिठाता था या प्यार करता था, उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स ऐसे आते थे,
तो वो इससे इतना ज्यादा परेशान हुआ। अब वो बार बार मतलब इस तरह का बिहेव करे, उस बच्ची से दूर रहे, साइड पे रहे, अपने आप को चेक करे कि मतलब मेरे में अंदर ऐसे थॉट्स क्यों आ रहे हैं। आखिर मजबूर होकर फिर उसने अपने दोस्त से बात की कि मैं इस वजह से बड़ा परेशान हूँ, मुझे बार बार ख्वाब में भी ये चीजें नजर आ रही, मैं डिस्टर्ब हो रहा है, मेंटल लाइफ मेरी डिस्टर्ब हो रही, मैं फैमिली से हटने लग गया हूँ। तो फिर जाके उसने डिस्कस किया, तो फिर हमारे पास आया, तो हमने फिर उसको ट्रीट किया। मतलब ये हमारे माशरे में है, लेकिन हम उसको नोटिस नहीं करते हैं। अच्छा, ये चीजें हैं ना, वो आप नोटिस करेंगे तो अच्छा, फिर कहते हैं ना टाइम भी तो नहीं है। तो मेन चीज आ जाती है, कहते हैं हम टाइम ही नहीं है हमारे पास। हस्बैंड लेट हो गया, बीवी को वहम आने लग जाते हैं, अब पता नहीं कहाँ गया होगा। यार तो पॉजिटिव वे भी ले सकते हैं। ये नहीं हो सकता, गाशू सब मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा जी, हमारे साथ जो है तालिब आबदी मौजूद हैं, जो कि फिटनेस ट्रेनर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र बेहतरीन। अच्छा जी, आज जो है जिस्म, दिमाग और रूह की सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो इस हवाले से तालिब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहली बात ये कहना चाहूंगा कि जिस्म और रूह का जो आलमी दिन है वो हर दिन ही आलमी है। मतलब एवरी डे इज फिटनेस डे, और सेहत से बड़ी कोई चीज नहीं है। ऐसे लोगों को इसकी प्रायोरिटी का कोई अंदाजा ही नहीं है, और लोगों की ना इसका जो प्रायोरिटी पे देते ही नहीं है इस चीज को। लेकिन इसकी बड़ी अहमियत है जिंदगी के दारोमदार पे और तमाम चीजों के ऊपर। मेरा तमाम उन लोगों को मैसेज है जो इस चीज को नजरअंदाज करते हैं और अपनी सेहत को बिल्कुल भी प्रायोरिटाइज नहीं करते। अच्छा तालिब, ये बताएं फिटनेस के लिए क्या जरूरी है सबसे ज्यादा? फिटनेस के लिए सबसे पहली चीज है आपकी अच्छी डाइट, आपकी खुराक जो है ये बड़ा मेन रोल अदा करती है। उसके बाद कोई भी एनी एक्टिविटी लाइक बैडमिंटन हो गई, कोई क्रिकेट हो गई, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए डेली की बेसिस पे, जो आपको कैलोरीज बर्न करे आपकी डेली की और आपको स्ट्रेस से रिलीफ दे। ये चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर कोई एक्टिविटी नहीं है तो फिर मतलब कुछ भी नहीं है। ये बात तो है। अच्छा, क्योंकि एक्सरसाइज से आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं, लेकिन अभी करंट क्या सिचुएशन देखते हैं, लोगों का कितना रुझान है? अच्छा, क्योंकि जिम का एकदम ट्रेंड चला था, लोग खवातीन भी जो हैं वो जिम की तरफ जा रहे हैं, मर्द हजरात भी जा रहे हैं, अभी क्या देखते हैं आप? ट्रेंड अभी बेहतर है मुल्तान में कंपैरेटिवली। अगर हम देखें लाहौर, कराची और इस्लामाबाद को, मुल्तान में लोगों का ट्रेंड कम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रुझान बढ़ रहा है। आफ्टर कोरोना लोगों का बड़ा रुझान हुआ इस तरफ, क्योंकि लोगों को पता लगा कि भाई अगर इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। और सारे डॉक्टर ने फिर रिकमेंड किया कि एक्सरसाइजेस करें और ये वो। अच्छा, ये बताएं कि जाहिर सी बात है, ये तो हो गया कि आपने अपने आप को फिट कैसे रखना है, तो उसके लिए बेहतरीन ये है कि एक्सरसाइज करें। दिमाग को भी सुकून चाहिए, मेंटली पीस बहुत ज्यादा जरूरी है, तो योगा कितना आपको फायदा देता है? योगा बड़ा अच्छा जबरदस्त चीज है, बहुत अच्छी। इसको अर्ली मॉर्निंग में किया जाता है और इसके बड़े बेनिफिट्स हैं। इससे मेंटली रिलैक्स भी होता है बंदा, और इससे पूरा बॉडी में जो होते हैं क्या कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होती है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसी तरह कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेज होती हैं, वो भी बहुत अच्छी बेनिफिशियल है, जो हर बंदे को करनी चाहिए। हर जो है एनी पर्सन कर सकता है ये एक्सरसाइजेज, और ये डेली बेसिस पे करनी चाहिए। सही। अच्छा तालिब, थोड़ा सा ये भी बताइए कि जैसे अभी विंटर्स हैं, तो अगर जो खवातीन घर बैठी हुई जिम नहीं ज्वाइन कर सकती, अच्छा वहाँ नहीं आ सकती, क्या इस तरह की उनको डाइट प्लान होना चाहिए इजीली, जो घर में आप जो है वो उसको लेके चल सकते हैं? सबसे पहले तो विंटर्स में अब सबसे अच्छी जो मतलब प्रोटीन इंटेक का जो सबसे अच्छा सोर्स चल रहा है वो फिश है, जो लोगों का मतलब पसंदीदा भी होता है। एग वाइट्स हैं, ये मतलब बहुत अच्छी चीजें हैं। और साथ घर में कोई अगर कोई लेडीज नहीं आ पाती जिम वगैरह, घर में कोई ना कोई इक्विपमेंट रखें जिसको वो यूज करें और उससे अपनी एक्टिविटी कंटिन्यू करें। सही, बहुत शुक्रिया तालिब आपका, आप हमारे साथ रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। अच्छा, क्योंकि फिटनेस जरूरी है, जिस तरह हम इस पे बात कर रहे हैं कि अपने आप को, दिमाग को किस तरह सुकून में रखना चाहिए, तो मेरे ख्याल में एक्सरसाइज बेहतरीन है ना? बेहतरीन है, और फिर वही है कि पॉजिटिव सोचें। हाँ, हर चीज को वहम ना बनाएं। प्रॉपर नींद लें, प्रॉपर डाइट लें, तो ये आपकी जिंदगी में काफी बेहतर चेंज लेके आ सकते हैं। अच्छा, हम क्योंकि बहुत सारी चीजों में उलझे हैं, हमारी डाइट भी खराब हुई है, जिसकी वजह से हमारे जो है ना ये वाली चीजें भी हमारी उसी तरीके से परवान चढ़ी है ना? काफी हद तक। काफी हद तक। अच्छा जी, डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी हम एक तो बात कर रहे थे, इसकी जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सर्जरी, अगर सर्जरी की तरफ जाते हैं तो कितनी पेनफुल होती है? विजडम टूथ सर्जरी
आमतौर पे पेनफुल ही होती है। ड्यूरिंग सर्जरी तो नहीं हम कह सकते, सर्जरी के दौरान तो इंजेक्शन का ही पेन होता है, लेकिन प्रेशर आ सकता है। अगर बोन में इम्बेड हुआ है तो बोन कटिंग हो सकती है, उसके बाद स्टिच भी आ सकते हैं, और बाद में भी स्वेलिंग, पेन, मुंह खोलने में दुश्वारी, खाने पीने में इशू, ये सारी चीजें आती हैं, और ये 7 से 10 दिन तक भी रह सकती हैं। कॉम्प्लिकेशंस जो है ना, बाज़ों का तो ऐसा होता है कि अगर बहुत ज्यादा सर्जिकल प्रोसीजर किया गया है, एक्सटेंसिव सर्जरी हुई है, तो 3-4 दिन तो पेशेंट का मुंह भी नहीं खोलता, मतलब वो बिल्कुल लिक्विड पे आ जाता है। अच्छा, जाहिर सी बात है, जिस तरह कुछ लोग जो होता है वो थोड़ा सा भी हल्का सा भी पेन हो तो दांत की मेडिसिन खाना शुरू कर देते हैं, ये कितना नुकसानदेह हो सकता है? हर किसी पेन किलर्स का बहुत इस्तेमाल हमारे यहाँ किया वैसे तो हर किसी का पेन का थ्रेशोल्ड अपना है, कोई मतलब इतना सा भी पेन पे चीख मारेगा, ठीक है, किसी को मतलब इंजेक्शन भी हमने व्हाइट बोर नीडल से लगा दिया है तो उसको ऐसा इतना फर्क नहीं पड़ेगा, कोई देखते भी डर जाता है। और जो लोग मतलब ज्यादा मतलब नाजुक मिजाज होते हैं, ऑब्वियसली बात है, वो फिर जरा सा हल्का सा पेन हुआ वो पेन किलर लेते रहते हैं, मेडिकेशन लेते रहते हैं, सेल्फ मेडिकेशन भी बहुत करते हैं, और फिर उस चीज की जब जरूरत होती है उस दवाई की, फिर जब वो काम नहीं करती। और पेन किलर्स तो वैसे भी हम जब ज्यादा किसी को इस्तेमाल करवाएं तो किडनीज पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है और किडनीज के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। अच्छा, जिस तरह आप बता रहे थे कि अकलदाढ़ निकलती है, अगर उसको स्पेस नहीं मिलती तब भी सर्जरी जो है वो जरूरी है? अगर मतलब स्पेस नहीं मिल रही और उसको निकालना जरूरी है, अगर वो तंग कर रही है हमारे मतलब जबड़े की हड्डी को, मसूड़े को या साथ वाले दांत को, किसी को वो डिस्टर्ब करेगी या पेन करेगी, तंग कर रही है, फिर तो उसका रिमूव करना जरूरी है। अगर वो साइलेंट है, फर्ज करें मतलब इसको ऐसे आना था और वो इस तरह हॉरिजॉन्टल भी है और साइलेंट है। अच्छा, कुछ लोगों को तो पता भी नहीं चलता अकलदाढ़ आ भी जाती है तो उसका है ना, ऐसी है कुछ लोगों को शायद पेन जी उनको पता भी नहीं चलता और अकलदाढ़ आ जाती है, और कुछ को लग पता जाता है। उनको वाकई अच्छी खासी समझ लगती है। अच्छा, दांत का दर्द वैसे ही बहुत पेनफुल होता है ना, मतलब आप उसको थोड़ा सा भी आपसे बर्दाश्त नहीं होता, मतलब इसका आपके दिमाग के साथ ही कनेक्शन है, तो मतलब आप कितना आप उस दर्द को बेयर नहीं कर सकते। तो मैंने थोड़ा पहले बहुत अरसे पहले भुगता था, लेकिन अभी खैर अल्हम्दुलिल्लाह सुकून अल्लाह ना भुगता है दोबारा। अल्लाह ना ही भुगता है। अच्छा, इसके साथ साथ दांतों के मसूड़ों के हवाले से भी बात करूंगी। मसूड़े बहुत सारे लोगों के खराब हो जाते हैं, क्या रीजन है? फ्रूट्स नहीं लेते हम, वेजिटेबल्स नहीं लेते, और जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स पे जोर है, जंक फूड पे जोर है, तो और ब्रशिंग प्रॉपर नहीं है, यही वाली चीज जो है बेक्ड आइटम्स हैं, बेकरी आइटम्स हैं, वो स्टिक कर जाते हैं हमारे दांतों को। सही। और अक्सर हम जो है रात को ब्रश करके नहीं सोते, उन्हीं को बैक्टीरिया फिर खाने आता है, गलते सड़ते हैं तो गम्स भी वीक हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं और दांत भी हो जाते हैं। उसी की वजह से फिर मसूड़ों से खून आना और दांतों का कमजोर हो जाना, मुंह से भूखा आना, बैड ऑर्डर, ये बहुत बड़ी है इशू इसमें से। अच्छा, आजकल जिस तरह जदीद हम समझ रहे हैं कि इलाज भी अब ट्रीटमेंट भी हमारे जदीद होते जा रहे हैं, तो इस हवाले से भी बताइए कि क्या ट्रीटमेंट्स आजकल न्यू आए हैं दांतों के हवाले से? दांतों में हम आमतौर पे तो सारे प्रोसीजर्स ही हैं, चल रहे हैं, लेकिन ज्यादा जो उसमें आया है ब्रेसेस था एस्थेटिक्स में, उसमें अलाइनर्स आ गए थे, और डेंटल इम्प्लांट्स हैं, जो आर्टिफिशियल दांत जो हैं वो बोन के अंदर ही टाइटेनियम के स्क्रू से फिट कर दिए जाते हैं, लगा दिए जाते हैं। सही। तो ये सारी यानी कॉस्मेटिक्स में जो है ना वो ज्यादा वो कॉस्मेटोलॉजी ऐड होती जा रही है। पहले होता था कि बस हमारा खाना चलता रहे, तो ये काफी है। अब कहते नहीं। हाँ, अब नजर भी आना चाहिए। नजर भी आना चाहिए, बिल्कुल ऐसे। मजीद भी इनसे जानेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, इसके साथ ही जिस तरह टाइप्स की तरफ गए हैं उस तरह हम जो है कॉजेस की तरफ भी आ जाते हैं। क्या समझती हैं आप शुमाइला?
कॉजेज डिफरेंट कॉजेज हैं। हाँ। जैसे मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि हमारे दिमाग में होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो मुख्तलिफ हमारे केमिकल्स के साथ काम करते हैं, न्यूरो केमिकल्स हम उनको कहते हैं। उसमें एक जो मेजर केमिकल है वो सेरोटोनिन है। उसकी अगर मिकदार कम या ज्यादा हो जाए तो हमारे अंदर वहम की बीमारी ज्यादा आने लग जाती है। अच्छा, फिर ये आगे डिप्रेशन की तरफ जा सकता है? डिप्रेशन डेफिनेटली, ऑब्सेशन जहाँ भी है ना। अब देखिए ऑब्सेशन दो तरह के हो सकते हैं। एक तो होता पॉजिटिव, जैसे हमें किसी का ख्याल आया, जी हमें उससे मोहब्बत है, तो हमारे लिए पॉजिटिव हमारे इंटरेस्ट एक वेव्स आई, अच्छी वेव्स आई, हमने अच्छी तरह बिहेव किया, अपने आपको क्लीनिंग की, साफ के एक पॉजिटिव वे में गया। हमें वहम हुआ जी जैसे हम सबके अंदर अब कल मोबाइल का कीड़ा है, तो हम फौरन से उठा के देखते हैं कि मोबाइल में कोई मैसेज तो नहीं आया, फेसबुक चेक कर रहे हैं, व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, तो ये एक नॉर्मल उसमें आता है। अच्छा, ये ऑब्सेशन उस वक्त हो जाएगा जब ये आपके नेगेटिव थॉट्स होंगी और आपके लिए टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी और फियर का बाइस बनेगा। सही। यानी मुझे कोई जम्स लग गया है तो मैं बीमार ना हो जाऊं, मर ना जाऊं। और बाज़ औक़ात इतनी ये सिवियरिटी बढ़ जाती है कि लोग मुसलसल एक काम करते ही रहते हैं। कुछ लोगों में तो ये भी होता है ना, जिसको एक होता है ना सेल्फ लव, जिसमें आपके जो है वो खुद से भी आपको जो है ना कि यार मैं बहुत खूबसूरत हूँ मेरे ज्यादा कोई खूबसूरत ही नहीं है, या मैं बहुत ही कोई, मैं दुनिया से ज्यादा कोई एक अनोखा इंसान आ गया हूँ इस दुनिया में और मेरे से ज्यादा कोई अच्छा है नहीं। मतलब ये भी लोगों के अंदर बहुत ज्यादा मैंने देखा है, तो लोगों के अंदर ये बहुत चीज होती है, सुपीरियर समझने लगते हैं इस तरह। तो ये तो कॉम्प्लेक्सेस में भी आ जाता है ना, इंप्योरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। बाद हम शादियों में जाते हैं तो कई लोग ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं, जी हम तो बड़ी आ गए, हमें से इतना खाना नहीं दिया गया, ये नहीं दीजिए, खासतौर पर फुफियां, मासियां। अच्छा, ये तो है, मैं तो बहुत सारे बहुत ऐसे लोगों से बकायदा झगड़े बन जाते हैं, लड़ाइयां बन जाती हैं। ये एक मिथ बना लिया, एक नॉर्मल बना लिया है। हाँ। और इससे पेरेंट्स पे बर्डन भी पड़ जाता है। जैसे बाज़ लोग बना लेते हैं कि जी अब लड़के वाले हैं तो हमारी ये स्पेरिटी होनी चाहिए। अच्छा, ये वाकई है, ये अभी जो करंट सिचुएशन, मैंने काफी लोगों से वास्ता इस हवाले से बढ़ता है, लोग खुद को बहुत कुछ समझने लग जाते हैं, हालांकि वो कुछ होते नहीं है लेकिन जाहिर सी बात है उनके अंदर सोसाइटी और फिर मुझे लगता है कि सुपीरियर फील करवाते हैं। फिर मुझे लगता है कि शायद उनको मेडिकल उनकी जो है ना करनी चाहिए और हमारा ताल्लुक ऐसे लोगों से पड़ रहा है तो चलो कोई बात नहीं। मैं तो रोही के उससे कहना चाहूंगी प्लेटफॉर्म से कि जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो आप बिला झिझक, हम लोग अवेल हैं, मैं खुद भी बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट उनका ट्रीटमेंट करूँ। आप घबराएं नहीं, जो कोई इशू सबसे पहले घबराना नहीं है। अगर कोई आपके अंदर ऐसी चीज है तो ये नॉर्मल से, अगर आपको लग रहा है हटके आपकी रूटीन लाइफ डिस्टर्ब कर रही है तो साइकोलॉजिस्ट से बात करने में कोई उसमें वो नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ ये मसला ना, हम थोड़ा सा भी अगर इस तरह का कोई अजीब बिहेवियर देखें या कोई जिस तरह की आपके अंदर कोई इस तरह की चीज आप खुद भी नोट कर रहे हैं कि ये चीज आ रही है, तो वो हम कहते हैं कि अच्छा हम अगर किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे या उनसे बात करेंगे तो लोग कहेंगे ये पागल है तो इस वजह हो गया, अच्छा यार ये पागल हो गया है, या तो मतलब क्योंकि सोसाइटी ऐसी है ना, तो फिर लोग घबराते भी हैं, डर भी, अवेयरनेस आने लग गई है। अवेयरनेस आने लगा, अब लोग काफी हद तक जो हमारे पेशेंट्स के नंबर है काफी हद तक इंक्रीज हुआ है और काफी लोगों को समझ भी आई, क्योंकि वो अब काफी हद तक जाके पीरों फकीरों के पास जाके जब सारी तरफ से घूम शूम के आते हैं, सारे ट्रीटमेंट के बावजूद उनकी अगर फिर भी उनके प्रॉब्लम परसिस्ट है तो फिर उनको, अच्छा जिस तरह हम बाहर के ममालिक में देखते हैं, क्योंकि आपके प्रॉपर सेशंस होते हैं, अगर कोई इसी तरह किसी बीमारी से सफ़र कर रहा है, स्पेशली हम जिस तरह कहते हैं साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, उनके सेशंस होते हैं कि उनकी थेरेपीज होती रहती हैं। एक तो कैथारसिस करना बड़ा ज़रूरी है, जो कि हमारे यहाँ ये थोड़ा सा मुश्किल, अब तो कोई खैर सुनने को भी तैयार नहीं है, और बोलना जो है वो जाहिर सी बात है, हम कहते हैं हम खुद बोल लें लेकिन हम अगले को सुने नहीं कि अगला क्या कहना चाहता है या अगला क्या, उसको क्या मसला है। हाँ, ये तो हमारे अंदर कैथारसिस भी जरूरी है। वैसे सोशल मीडिया का दौर आ गया, हम आपस में एक दूसरे के साथ बैठते ही नहीं है, कम्युनिकेशन गैप काफी ज्यादा है, तो हम एक दूसरे के साथ हमें पता नहीं होता, इससे बड़ा माशा डिस्टर्ब हुआ। अच्छा, कुछ लोग जो है वो खुद से भी तो बातें करते हैं, खुद के साथ हम कलाम गोना, ये भी बहुत सारे लोगों में ये भी उसमें, ये वो लोग हैं जो तन्हाई का शिकार हैं, जिनको सुनने वाला कोई नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम है, उसको उस हिसाब से जो अहमियत मिलनी थी या कोई उसकी बात सुन नहीं रहा, उसको प्रॉपर टाइम नहीं दे रहा, तो उसके दिमाग में जो थॉट्स आते हैं तो उसको रिपीट करता है। बाज़ औक़ात ऑब्सेशन में भी आ जाता है। जैसे हमारे पास एक बच्ची आई, मुसलसल एक ही वर्ड रिपीट किए जा रहे थे, उसके दिमाग में यही आया कि मेरी डेथ हो जाएगी। अच्छा, इसमें बड़े अजीबो किस्म के बिहेवियर्स भी आ जाते हैं। सही, जैसे कोई मतलब हाथ उठा के कह रहा है अगर मैंने इस तरह हाथ किया तो मेरे जो है फैमिली की डेथ हो जाएगी, अगर मैंने इस तरह हाथ किया तो मेरे जो है घर में से किसी की डेथ, अगर मैंने सीधा रखा तो मेरी डेथ हो जाएगी। तो जब ये रूटीन में अगर चले तो ठीक है, लेकिन जब ये सिवियरिटी की तरफ आए
इंसान जो है अपनी नॉर्मल लाइफ से हट जाए और बिल्कुल ही अलग से डिफरेंट तरीके से बिहेव करना शुरू कर जाए, तो फिर ये उसमें आ जाता है। क्या समझती हैं फिर ऐसे लोगों को किस तरीके से डील करना चाहिए उनके? देखिए, इसके लिए तो लंबा प्रोसीजर होता है। इसमें साइकेट्री का भी सिस्टम चलता है और साइकोथेरेपी भी चलती है। आपको मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी और साइकोथेरेपी भी यूज करेगी, दोनों साथ साथ ही चलती हैं। जहां तक ये ओसीडी का ताल्लुक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है या खाली ऑब्सेशन भी है, तो इसके लिए भी हम मुख्तलिफ किस्म की साइकोथेरेपीज यूज करते हैं। ठीक है। उसमें जो मेजर हम यूज करेंगे उसमें है ERP, एक्सप्लोयर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। ठीक है। उसमें जो है हम लोग जो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं ऑब्सेशन से मुतालिक, उनको हम एक लिस्ट में कि आपको किस माहौल में किस तरह की एंजाइटी ज्यादा होती है, उसमें हम कैटेगरियां बनवा देते हैं 1 से लेकर 10 तक। उसके बाद फिर उसके मुताबिक जो बिहेव करता है उसको हम थोड़ा सा उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। उसके अलावा CBT वगैरह यूज होती हैं, उसमें हम उसकी जो एंजाइटी का लेवल है उसको एंजाइटी वाले माहौल में ले जाके उसको कम करते हैं। उसकी जो उसने एक वहम की बनाया हुआ है एक मिथ कि अगर इस तरह करूंगा तो ये हो जाएगा, इस तरह करूंगा तो ये हो जाएगा, उसकी हम एंजाइटी के लेवल को हम कम करते हैं। सही। लेकिन ये सारा टाइम टेकिंग ही है। हाँ, मतलब आप फौरन से नहीं है इसको। अच्छा, क्योंकि इतना ये टाइम टेकिंग होता है कि आप किसी भी इलाज कर रहे हो किसी भी मरीज का, तो वो बहुत उसको ऐसे सालों भी लग सकते हैं कि उसको ठीक होते। तो हमारे अंदर ये है कि जो बर्दाश्त नहीं है ना, हम कहते हैं फौरन से। हम लोग आदि भी तो जल्दी हो गए हैं ना, जिस तरह से हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो जिस तरह उन्होंने एक मेडिसिन दे दी तो हम भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमें फौरी तौर पर मेडिसिन दी, तो इधर से जी ये हुआ मेडिसिन खाई तो फौरी तौर पर हमारा मरीज ठीक हो जाना चाहिए। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। साहबका हूँ फरहान अंसारी जिले का। जी जी। मैं ये कहना चाहूँगा डॉक्टर साहिबा को कि जब इनके पास मरीज आए उन्हें कहें कि सबसे ज़्यादा वजह डिप्रेशन की है कि लोग दीन से दूर हो चुके हैं। वो जब दीन के करीब आएंगे वो रिश्तों के तकद्दुस को भी जानेंगे, इनसे डिप्रेशन भी दूर होगी। और वो जब अल्लाह के जितना करीब बंदा होता है और अल्लाह के हुक्मों पे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करता है तो वो अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाते हैं और डिप्रेशन से भी दूर रहता है और उसके अंदर अहमियत अल्लाह ताला जारी कर देते हैं रिश्तों के तकद्दुस की। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा जी, इसके साथ ही चलते हैं हम अपने सेगमेंट की तरफ। आज के भाव शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद है। शकील से जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों फलों के क्या रेट्स हैं। जी, शहर ओलिया में महंगाई ने ताहाल पंजे गाड़ रखे हैं। सब्जियां, फल, चिकन और अंडे महंगे दामों पर फरोख्त हो रहे हैं। इनकी कीमतों में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही। दो कीमतें हैं जिसमें सरकारी कीमतें रोजाना की बुनियाद पर 5 से 10 रुपए की कहीं कमी देखी जाती है तो कहीं उतार चढ़ाव भी देखा जाता है। उसके साथ मार्केट में जो है कीमतें जो है फिलहाल रुकी हुई हैं। कीमतों में जो इजाफा हुआ था वो कम होता नहीं दिखाई नहीं दे रहा। उसके साथ सरकारी कीमतों पर भी मार्केट में अमल दरामद नजर नहीं आ रहा। इन दिनों फलों की जो सरकारी कीमतें हैं वो तो यकसानियत रखती हैं मार्केट की कीमतों के साथ, लेकिन सब्जियों की जो सरकारी कीमतें हैं वो मार्केट में कोई मुशाबहत नहीं रखती। मार्केट की कीमतें कुछ और है सब्जियों की और सरकारी कीमतें जो हैं वो कुछ और है। इसके साथ चिकन और अंडे की कीमत में भी आज इजाफा देखा गया। आज के ताज़ा भाव की बात करें सब्जियों में, चाइना लहसन सरकारी कीमत 536, कल भी यही थी, जबकि मार्केट में 600 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहा है। इस वक्त मुल्तान में चाइना लहसन जो है वो मंडी और आम रेडियो पर भी 600 रुपये फी किलो तक ही दस्तयाब है। इसके साथ थाईलैंड अदरक अव्वल किस्म की 480, जबकि उसकी सरकारी कीमत 396 रुपये फी किलो है। प्याज की कीमत में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही, 240 तक फरोख्त हो रहा है। सरकारी कीमत 172 तक मुकर्रर की गई है। आलू की सरकारी कीमत 48, मार्केट में 80 तक। टमाटर की सरकारी कीमत 90, जबकि मार्केट में 100 से 120 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहा है। इसके साथ हरी मिर्च की 3 अकसाम है। हाइब्रिड मिर्च 200, इसके साथ मोटी मिर्च 160, बारीक मिर्च 120 रुपये फी किलो फरोख्त हो रही है। इसके साथ बात करें फलों की, अंगूर कम ही दस्तयाब है लेकिन उसकी कीमत जो है फी किलो 400 रुपये मिला। सुंदर खानी तो कम दस्तयाब है लेकिन टाफी अंगूर जो है वो मार्केट में देखने को मिलता है।
इसके साथ सेब की मुख्तलिफ अक़साम के दाम भी मुख्तलिफ हैं। सरकारी और मार्केट की कीमतें कहीं बराबर नजर आती हैं, लेकिन काला कुल्लू सेब की जो अव्वल क्वालिटी है वो 400 तक चली जाती है, जबकि काला कुल्लू की अव्वल क्वालिटी सरकारी कीमत में 302 रुपये फ़ी किलो है। इसके साथ कम से कम सेब की कीमत 250 रुपये फ़ी किलो देखी जा रही है। किन्नू की कीमत इन दिनों काफ़ी कम हो गई है, उसकी किन्नू और फ्रूटर जो हैं वो 60 से 80 में मिल रहे हैं, जबकि कहीं दुकानों पर क्वालिटी के हिसाब से 120 रुपये फ़ी किलो तक भी मार्केट में फ़रोख्त हो रहे हैं। अनार 450 से 600 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ चिकन की कीमत में भी आज काफ़ी इजाफा देखा गया है। कल चिकन की कीमत फ़ी किलो 537 रुपये मुकर्रर की गई थी, जबकि आज उसकी कीमत 542 हो गई। चिकन पिछले 2 हफ्तों से मुसलसल महंगी हो रही है। अंडे की कीमत में उतार चढ़ाव रहता है। कल 368 था, आज 372-74 रुपये फ़ी दर्जन तक मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट की जो सूरत हाल है वो सब्जियों वाली ही है। सरकारी कीमत कुछ और है तो मार्केट की कीमत कुछ और है। मार्केट में फ़ी दर्जन अंडे जो हैं वो 420 तक भी मिल रहे हैं। एक अंडा शहरियों को 35 से 40 का पड़ रहा है। तो इसके साथ साथ जो खुदसाख्ता महंगाई है वो भी अशिया ख़ुरनोश की मार्केट में देखी जा रही है। शहरी इस हवाले से भी मुतालबा करते नजर आते हैं कि खुदसाख्ता महंगाई को रोका जाए, सरकारी कीमतों को लागू करवाया जाए, उसके साथ ताकि ये जो अशिया ख़ुरनोश हैं, रोज़ाना की बुनियादी चीज़ें हैं, ख़रीदारी करनी होती है, हर आम शहरी ने वो उन्हें आसान रेट्स पर मिल सके ताकि आम शहरियों को रिलीफ मिल सके। जी बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान आपका। और इसके साथ ही जी अभी हमने नाज़रीन ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह स्केलिंग के हवाले से हम बात कर लेते हैं दांतों के, क्योंकि अब खूबसूरत स्माइल हर किसी को चाहिए। अच्छा दांत अच्छे हों, खूबसूरत हों तो जाहिर सी बात है अट्रैक्ट भी करते हैं और आपको खुद को भी बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है। तो स्केलिंग के हवाले से थोड़ा सा जानूंगी। बहुत सारे लोगों की है कि जी आपके दांत जो हैं उनके कैल्शियम ख़त्म हो जाता है, आपके जो दांत हैं वो सेंसिटिव ज़्यादा हो जाते हैं, गर्म ठंडा जो है वो ज़्यादा लगने लग जाता है। आप उसके हवाले से क्या कहेंगे? स्केलिंग बेसिकली जो है सफाई है, दांतों की सफाई जो करते हैं हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मैकेनिकली, उसको स्केलिंग कहा जाता है। अगर हम प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन से और प्रॉपर मेथड से करेंगे, प्रॉपर टेक्निक से करेंगे तो उसमें कॉम्प्लिकेशन का चांसेस बहुत रेयर हो जाते हैं। अगर इन प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन ठीक है या एग्रेसिवली ट्रीट करेंगे तो बहुत सारी चीजें मसाइल आ सकते हैं। सही। और सेंसिटिविटी आमतौर पे स्केलिंग के बाद 2 से 3 दिन के लिए होती है और वो रिवर्सिबल होती है। चंद दिन के लिए होगी, 2-3 दिन के लिए, उसके बाद खुद ब खुद ऐसा ऐसा खत्म हो जाती है। ठीक है। और कुछ लोग के दांत पहले ही इतने वीक हुए हुए होते हैं कि रूट्स एक्सपोज हो गई हैं, जड़ें नीचे चली गई हैं, जड़ें एक्सपोज हो गई हैं, मसूड़े हट गए हैं, तो उन पे कैलकुलस जमा हुआ है, सारा मैल पत्थर जमा हुआ है। जब उसको साफ करते हैं तो हल्की फुल्की मोबिलिटी आती है, सेंसिटिविटी होती है, तो उसके लिए फिर अकॉर्डिंगली कैल्शियम और विटामिन सी वगैरह हम दे देते हैं जो मसूड़ों को और बोन को स्ट्रेंथन करता है। सही। अच्छा आप क्या समझते हैं, जैसे अभी बच्चों के हवाले से भी, बड़ों के हवाले से, ब्रश का जो है इस्तेमाल वो मोस्टली लोगों को नहीं पता होता कि आपके एक्चुअली दांतों को ब्रश किस तरह का इस्तेमाल करना चाहिए। टूथब्रश जो है हमेशा सॉफ्ट इस्तेमाल करें, ना मीडियम ना हार्ड। ठीक है, सॉफ्ट टूथब्रश यूज करें और 2 टाइम ब्रश रखें, रात को सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद। सही। ये है बेहतर चीज। बच्चा के मुंह में जब पहला दांत आ गया है उसको टूथब्रश कराना शुरू करा दें, चाहे वो मिल्की टूथ है, उसको बच्चे को कुली करना नहीं आती है, बगैर टूथपेस्ट के कराएं। ठीक है, लेकिन उसको साफ करना शुरू कर दें। जब हैबिट बन जाएगी तो बहुत सारे दांतों के और मसूड़ों के मसाइल से बच जाएंगे। अच्छा हमारे बच्चों के में तो ये बहुत रहेगा, अच्छा 2 दिन ब्रश नहीं करेंगे, बड़ा जबरदस्ती उनको बड़े भी नहीं करते ये भी मसले है। वैसे बहुत सारे लोग जो है वो इसको इग्नोर ही करते हैं। अच्छा बहुत सारे लोगों के एक ये आप क्या समझते हैं जिसके मुंह से स्मेल आती है, क्या रीजंस हैं? अगर ब्रश भी करते हैं देन उसके बावजूद भी मेजर कॉज तो यही है इम्प्रॉपर ब्रशिंग। एक ब्रश करना भी है और प्रॉपरली नहीं करना। अगर दांत की हर सरफेस को साफ नहीं कर रहे तो वो मिस हो रही है। एक होता है फ्लॉसिंग, धागे से दांतों का खलाल करना। ठीक है। अच्छा। जैसे हमारे फिंगर्स अलग अलग हैं, इसी तरह हमारे दांत भी अलग अलग हैं। ठीक है। इस तरह से अगर हम धागे से दांतों का खलाल नहीं करते दिन में एक दफा तो 30% ऑफ टूथ सरफेस जो है हम साफ करने के लिए मिस कर रहे हैं। ब्रश हमने यहाँ से कर लिया, यहाँ से कर लिया, यहाँ से कर लिया,
लेकिन जो दो दांतों के बीच में स्पेस है वो मिस हो जाती है। उसका तरीका यह है कि वंस अ डे जो है हमने फ्लॉसिंग करनी है, डेंटल फ्लॉस यूज करके धागे से दांतों का खलाल करना है। 2 टाइम रात को और सुबह टूथब्रश करना है, और हफ्ते में 2 बार माउथ वॉश कोई भी एंटीसेप्टिक हो वो इस्तेमाल करें। सही। तो ये स्मेल वाले और दूसरे मसाइल बहुत कम से कम हो जाते हैं। बहुत ही कम लोगों का होता है जिसका वो स्टमक के साथ से प्रॉब्लम आ रहा होता है कि वो कहते हैं ना मैदा खराब है जी, इसलिए बू आती है या वो दांत खराब हो रहे हैं। इसका स्टमक के साथ कनेक्शन बहुत रेयर। अच्छा, बहुत रेयर। लेकिन वो बना दिया ऐसा गया है मिथ के जी है ही मैदे की वजह से। साइकोलॉजी का बड़ा वो है, टेंशन डिप्रेशन का। डॉक्टर साहब हर चीज को दवा के साथ अटैच कर दिया। अगर आप मेंटली डिस्टर्ब में आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे, प्रॉपर खा पी नहीं रहे। अच्छा, और अगर 2 डॉक्टर इकट्ठे बैठ गए कुछ ना कुछ तो हो रहा ही था। अगर दांत का दिमाग के साथ और दिमाग में सारी कोई चीज हो रही हो तो दिमाग से अटैच कर देंगे, दिमाग ही आपका मसाइल है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। अच्छा, इसी तरह मजेदार शो हो जाता है ना जब आप जो है बात भी समझा दें और थोड़ा सा आपको 2 डॉक्टरों में फंस जाए। 2 मुल्ला में मुर्गी हराम हो जाती है। और आपका भी बहुत शुक्रिया शुमाइला, आप हमारे साथ रही। और इसके साथ ही नाज़रीन आज का शो यहीं पर खत्म हुआ। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।